ठीक है। हो गई सर ओके, स्टार्ट। अब स्टार्ट करेंगे। ब्रीफ में इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जितने भी हैं सबको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। आप लोग यहाँ ध्यान देंगे सभी। ठीक है। सर तो जैसे चल। आप हिंदी में बता रहे थे ना, तो हम हाँ बुक खोल लेते हैं, उस हाँ हाँ टॉपिक पे निशान लगा लेंगे। हाँ हाँ हाँ। ले लो बुक, ले लो बुक, दे दो। सभी लोग अपना म्यूट कर लें। आप सभी कैंडिडेट म्यूट कर लीजिए प्लीज सभी। खुशबू अपना म्यूट कर लो आप। खुशबू खातून म्यूट कर लीजिए अपना। हाँ। तो हम लोग वन बाय वन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन सबका डिस्कशन कर लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को एक नया वीडियो और मिल जाएगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक, बट फिर भी बुक को आपको पढ़ना है और बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको आपको सॉल्व भी करना है। तो सबसे पहला टॉपिक हमने लिया है चैप्टर 1 में, व्हाट आर शेड्यूल बैंक्स। शेड्यूल बैंक्स का मतलब है अनुसूचित बैंक से, कि अनुसूचित बैंक क्या होते हैं। ये क्वेश्चंस एग्जाम में हर बार रिपीट होता है, हर बार पूछा जाता है, हो सकता है आप लोगों को भी मिल जाए। तो शेड्यूल बैंक्स का मतलब क्या है? शेड्यूल बैंक्स का मतलब हिंदी में हम उसे अनुसूचित बैंक कहते हैं। तो हम लोगों ने आपको आरबीआई और आरबीआई एक्ट के बारे में बताया, तो नीचे लिखा हुआ है, इसको भी साथ में कवर कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है। तो आरबीआई जो आपको बताया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री का रेगुलेटर है, और सरकार ने इसको रेगुलेटर बनाया है। सभी बैंकों को रेगुलेट करने, मॉनिटर करने की पावर, लाइसेंस देने की पावर सब इसी को दी हुई है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब बनाया गया था, तो उसको बनाने से पहले एक एक्ट पास किया गया था। उस एक्ट का नाम था आरबीआई एक्ट 1934। इस एक्ट के अनुसार ही आरबीआई को स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है। 1935 में। और पहले इसे कैलकाटा में स्टेब्लिश किया गया था, बट बाद में इसे मुंबई शिफ्ट कर दिया गया 1937 में। और अब इसका हेड ऑफिस मुंबई में ही है। तो ये आरबीआई और आरबीआई एक्ट की एक ब्रीफ में हिस्ट्री है जो आपको मैंने बता दी है। तो अब बात आती है कि शेड्यूल बैंक का मतलब क्या है। तो जैसे आरबीआई एक्ट जो है, उसमें कई सारे शेड्यूल बने हुए हैं। शेड्यूल मतलब सूची बनी हुई है अलग अलग बैंकों की। हमारे देश में आपने देखे बहुत कैटेगरी के बैंक्स हैं, अलग अलग प्रकार के बैंक्स हैं। तो इसीलिए आरबीआई एक्ट में अलग अलग सूची बनी हुई है, लिस्ट बनी हुई है। सूची का मतलब क्या है? लिस्ट बनी हुई है। तो एक शेड्यूल जो है वो है सेकंड शेड्यूल। कौन सा शेड्यूल? कौन सा शेड्यूल? सेकंड 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 शेड्यूल। तो जो सेकंड शेड्यूल है ना, उस शेड्यूल के अंदर जितने भी बैंकों को लिस्टेड किया गया है, जितने भी बैंकों को शामिल किया गया है, उन सभी बैंक को हम शेड्यूल बैंक्स या अनुसूचित बैंक के नाम से जानते हैं। तो आपके सामने एग्जाम में ये सेकंड क्वेश्चन आएगा तो आपको ये याद रखना है कि जो सेकंड शेड्यूल है आरबीआई एक्ट का, उसके अंदर जितने भी बैंक्स को शामिल किया गया है, उन सभी बैंक्स को हम शेड्यूल बैंक्स या अनुसूचित बैंक कहते हैं। क्लियर? जितने भी बैंक्स को शामिल किया गया है क्लियर सर। लिस्ट के अंदर। कौन सी लिस्ट में? सेकंड शेड्यूल में। सेकंड शेड्यूल में सेकंड जितने भी बैंकों को लिस्टेड कर लिया गया है, उन सभी को हम शेड्यूल बैंक या अनुसूचित बैंक के नाम से जानते हैं। ये था शेड्यूल बैंक का आंसर जो आपको देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ बैंक्स। बैंक के फंक्शंस क्या हैं? तो बैंक के हमने आपको बताए थे कि दो प्रकार के फंक्शंस हैं बैंक के। कोर फंक्शंस या मेन फंक्शंस और अदर फंक्शंस, दो प्रकार के फंक्शंस बताए थे। तो कोर और मेन फंक्शंस का मतलब क्या है कि वो काम जो बैंक शुरू से करता हुआ आ रहा है, जिन्हें हम ट्रेडिशनल फंक्शन भी कहते हैं। पारंपरिक उसके काम है जो बैंक जब बनाया गया, जब से वो जो काम कर रहा है। तो बैंक बनाया किस लिए गया था? जिस प्रैक्टिस पे बैंक बनाया गया, जिस बिजनेस के लिए बनाया गया, तो आपको बताया था कि बैंक का बिजनेस क्या है। बैंक का बिजनेस क्या है? बैंकिंग बिजनेस करना। बैंकिंग बिजनेस वो करता कैसे है? लोगों से डिपॉजिट लेता है और उसी पैसे को मार्केट में लैंडिंग कर देता है, उधार दे देता है ना, यही उसका काम है। तो बैंक का जो मेन काम है, बैंक के तीन मेन काम है। कौन कौन से हैं? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लैंडिंग करना, और रेमिटेंसेस। यानी एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, लैंडिंग द मनी, उधार देना अलग अलग प्रकार के लोन में, और तीसरा है रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस का मतलब फंड को ट्रांसफर करना। ठीक है, ये मेन काम है।
यही उसके कोर वर्क है, यही उसका मेन काम है, यही उसका ट्रेडिशनल फंक्शन है। इसके अलावा इसके अलावा वो जो भी काम करता है वो उसके सर्विस बेस्ड वर्क है, और वो अपनी इनकम को, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए करता है। अदर फंक्शंस जो भी वो करता है, जैसे कि दो फंक्शंस हैं, मिसलेनियस फंक्शंस और इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस। तो इलेक्ट्रॉनिक, मैं तो आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग वो आपको प्रोवाइड कराता है अदर फंक्शन में। और मिसलेनियस में क्या है, आपका डीडी बना दिया, आपको लॉकर की सुविधा दे दी, सेफ कस्टडी की सुविधा दे दी, है ना। ये क्या है, सर्विस बेस्ड काम है, जिसके बदले वो सर्विस चार्ज लेता है। और इस काम को करने का उसका पर्पज बस इतना सा है, अपने प्रॉफिट को बढ़ाना, अपनी इनकम को बढ़ाना। बट इन सब काम के बेस पर वो अपना सर्वाइवल नहीं कर सकता है। मेन सर्वाइवल उसका किसके ऊपर है? मेन सर्वाइवल किसके ऊपर है? हाँ, मेन इनकम लैंडिंग, किससे है बैंक का? इंटरेस्ट। लैंडिंग कौन से, सा इंटरेस्ट दूसरा से, है है? ना। लैंडिंग जो कर रहा है हाँ। उस पे जो इंटरेस्ट आ रहा है उसी से ही है। तो अब इस बात को भी समझते हुए आप एक चीज और समझ सकते हैं कि जो बैंक की जो इनकम है, इनकम का जो सोर्स है बैंक का, दो प्रकार की इनकम है बैंक की। कौन कौन सी? इंटरेस्ट बेस इनकम और नॉन इंटरेस्ट बेस इनकम। ब्याज सर्विस ब्याज वाली इनकम और गैर गैर ब्याज वाली इनकम। ठीक है। ब्याज से होने वाली इनकम और सर्विस चार्जेस जो मिलते हैं वो नॉन इंटरेस्ट इनकम है, जिनसे सर्विस चार्जेस के थ्रू हो रही है। तो ये है हमारा बैंक के फंक्शंस, और उसकी इनकम के बारे में हमने जान लिया। क्लियर? क्लियर सर। यस सर। ठीक है। करिश्मा, क्लियर हो रहा है? हाँ जी सर। सर अच्छा। एक बार कोर फंक्शन और बता दो। कोर फंक्शंस का मतलब वही मेन काम उसके। मेन, कोर, ट्रेडिशनल एक ही है। कोई भी शब्द यूज हो, आप एक ही समझना उसे। कोर बोले, मेन बोले, या ट्रेडिशनल फंक्शंस बोले, एक ही की बात कर रहे हो। क्लियर? नेक्स्ट है, व्हाट आर पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या है? हिंदी में इनको हम बोलते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। तो पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब उन बैंकों से है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा उनके अंदर कैपिटल इन्वेस्ट किया गया है, और कम से कम कैपिटल 51%, 51% जो कैपिटल है वो सरकार के द्वारा लगाई गई है उस बैंक के अंदर। ठीक है, सुन रहे हैं आप सभी? पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब उन बैंकों से है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बोलते हैं, जिसमें कम से कम 51% शेयर, 51% पूंजी भारत सरकार के द्वारा लगाई गई है। और ये पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा जो बड़ा वो है, कंट्रीब्यूशन या बड़ा बिजनेस है, वो इन्हीं के द्वारा किया जाता है। पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर जितना भी बिजनेस हो रहा है, उस बिजनेस के अंदर 72% जो बैंकिंग बिजनेस है वो पब्लिक सेक्टर बैंक के द्वारा ही जनरेट होता है। और सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक हमारा जो है वो है एसबीआई ग्रुप। ध्यान रखें आप सभी लोग, सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है हमारा? एसबीआई। एसबीआई ग्रुप है। क्लियर? क्लियर सर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक क्या होता है? पेमेंट बैंक का मतलब है भुगतान बैंक। देखिए, इस बैंक का मेन काम, जिस कॉन्सेप्ट पे ये बनाया गया था, बस इसका मेन काम है पेमेंट करना, भुगतान करना। ये बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया कि बड़े बड़े बैंक्स में जो छोटे छोटे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं, उन ट्रांजैक्शन का बर्डन कम हो जाए। कि 300 रुपए के लिए जाना पड़ रहा है, 400 रुपए के लिए जाना पड़ रहा है, एटीएम से बार बार पैसे निकालने पड़ रहे हैं, ठीक है ना, या ब्रांच में जाके पैसे निकालने पड़ रहे हैं, तो ये बर्डन बहुत बढ़ जाता था बैंक के ऊपर। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इस फॉर्मेट को लाया गया पेमेंट बैंक, कि अब आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, एटीएम जाने की जरूरत नहीं है बार बार पैसे निकालने के लिए। सीधा क्या किया, पेमेंट कर दिया। आपके पास डिपॉजिट होना चाहिए, आप उस अपने जो पेमेंट बैंक है उसमें आप पैसा जमा कर लें अपने मेन बैंक से ट्रांसफर करके, और उसके अंदर क्या कर दें, आपको दूध वाले को पेमेंट करना है उसको दे दीजिए, मोमोज खाते हो मोमोज वाले को दे दीजिए, ठीक है, और सब्जी वाले को कर दिया, गोलगप्पे वाले सर को कर एक दिया, तरह से तो ये जिसको भी ई करना है बैंकिंग आप हो पेमेंट गया। कर दिया, मूवी टिकट लेनी है उसको कर दिया। तो कोर पर्पज इसका सिर्फ पेमेंट करना ही है।
ठीक है, कोर पर्पज इसका पेमेंट करना है, कि पेमेंट करना है। इसके अंदर मैक्सिमम 2 लाख रुपए का डिपॉजिट एक इंडिविजुअल पर्सन ले सकता है महीने में। 2 लाख से ज्यादा का डिपॉजिट नहीं ले सकता है वो। ये पेमेंट बैंक का एक रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है। बैंक का मतलब हम समझा ही चुके हैं आप लोगों को, कि बैंक का मतलब फिर भी बता देते हैं। बैंक का मतलब है, मीनिंग ऑफ बैंक्स, बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में काम करता है, जो कि पब्लिक से डिपॉजिट लेता है और बोरोवर्स को क्या करता है, लोन दे देता है उन्हीं पैसों से। ये बैंक का काम है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो। बैंक के बारे में जो बताया गया है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में सेक्शन 5B और C के अंदर जिक्र किया गया है। ठीक है ना। बैंकिंग या बैंक के बारे में जो आपको मिलेगा डिस्कशन, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर मिलेगा आप लोगों को। कोई डाउट इसमें तो बताएं आप लोग किसी को, चैप्टर 1 में जो सर मैंने ये जो टॉपिक। पेमेंट है इसमें 2,000 तक निकाल मतलब पे कर सकते हैं, 2 लाख तक का डिपॉजिट ले सकता है इंडिविजुअल पर्सन, दो खर्च लाख कर से सकते ज्यादा हैं। का नहीं लेगा एक महीने में। ठीक। ठीक है। सर लिमिट होती है ना इसमें, वो लिमिट के अकॉर्डिंग होती है। मैंने वही तो बताया, 2 लाख का लिमिट है मैक्सिमम। यही तो मैं बता रहा हूँ आपको, और क्या बता रहा हूँ। क्या कर ले तो सही रहता। खुशबू कुछ और सोचने लग जाती है। नहीं सर। हम्म। देखो करिश्मा को, देखो क्या कर रही है, फिर बोलेगी सर मेरे को समझ नहीं आया। कॉल आ गया था तो वही मैंने रिसीव कर लिया एक। चलिए कोई बात नहीं। अब है कस्टमर्स कौन है। शब्द यह है कस्टमर्स कौन है, और एग्जाम में बहुत बार ये सवाल आ चुका है। सवाल किस तरीके से पूछा गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले कस्टमर है कौन। कस्टमर का मतलब किसी व्यक्ति या किसी बिजनेस हाउस से, या किसी कॉरपोरेट हाउस से, या किसी एंटिटी से, या किसी हिंदू फैमिली से, किसी ट्रस्ट से, किसी सोसाइटी से, किसी इंस्टीट्यूशन से, जो भी अपना अकाउंट ओपन करा रहा है बैंक के अंदर, वो बैंक के लिए कस्टमर है। सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, ये सभी बैंक के लिए कस्टमर है। और यही टाइप्स ऑफ कस्टमर्स है जो आपको बताए थे, इंडिविजुअल, जॉइंट, ब्लाइंड, इलिटरेट, है ना, प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, बताया था ना। अरे हाँ ना, कुछ तो करो। हाँ सर, बताया बताया। हाँ। यस हाँ जी सर। सर, हाँ। मुझे लग रहा है भूल गए। तो ये सभी क्या है, आपके कस्टमर्स हैं, और इन सभी को हम कस्टमर्स मानते हैं अपना। हमारे बैंकिंग के किसी भी एक्ट के अंदर कस्टमर शब्द के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया गया है, ना ही कोई डेफिनेशन दी गई है। लेकिन बाद में भारत सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए एक एक्ट पास किया गया था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो जब यह एक्ट पास किया गया, तो उस एक्ट में कस्टमर शब्द का जिक्र हुआ, कि बैंक के लिए कस्टमर कौन कौन हो सकता है। और अगर कोई कस्टमर किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में आता है, तो उसका केवाईसी कैसे किया जाएगा, उस केवाईसी को भी उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग बैंक को फॉलो करना पड़ेगा। इंडिविजुअल पर्सन का केवाईसी प्रोसीजर अलग है, तो जॉइंट का अलग है, कंपनी का अलग है ना। केवाईसी प्रोसीजर सेम नहीं है, लेकिन सभी केवाईसी का मेन ऑब्जेक्टिव एक ही है, कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन इंश्योर करना, कि हम जिस व्यक्ति का अकाउंट खोलने जा रहे हैं वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, कहीं घोस्ट अकाउंट तो नहीं खुल रहा, कोई फेक अकाउंट तो नहीं खुल रहा है ना। ये इंश्योर करना बहुत जरूरी है केवाईसी में। ये हमारे कस्टमर हैं, और टाइप्स ऑफ कस्टमर्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, अलग अलग प्रकार के। उसमें से एक है इलिटरेट कस्टमर, जिसके बारे में कई बार सवाल एग्जाम में आ चुका है। तो इलिटरेट कस्टमर का मतलब क्या है, क्या होता है इलिटरेट कस्टमर, जिसे हम बोलते हैं निरक्षर व्यक्ति, निरक्षर ग्राहक। निरक्षर, निरक्षर का मतलब साइन करना नहीं जानता जो, है ना, जो हस्ताक्षर करना नहीं जानता, जिसको साइन करना नहीं आता है, हम उसे उसे इलिटरेट मानते हैं बैंकिंग के अंदर। हमें उसकी क्वालिफिकेशन से कुछ लेना देना नहीं है, चाहे वो कभी स्कूल गया था
या नहीं गया था। अगर वो साइन करना जानता है तो हम उसे लिटरेट की कैटेगरी में ही रखेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, उसका सिग्नेचर लेना है। अगर सिग्नेचर करना जानता है, सिग्नेचर उसका ले लेंगे। अगर सिग्नेचर करना नहीं जानता तो वो इलिटरेट माना जाएगा। उस केस में हम थंब इम्प्रेशन लेंगे उसका अकाउंट ओपन करते टाइम। और इलिटरेट व्यक्ति जो कस्टमर है, उसको हम क्या करेंगे, सिर्फ सेविंग अकाउंट ओपन करने की परमिशन देंगे और एफडी अकाउंट ओपन करने की परमिशन देंगे। उसको हम ना तो एटीएम की सुविधा देंगे और ना ही करंट अकाउंट ओपन करने की सुविधा देंगे, और चेकबुक की सुविधा भी नहीं देंगे। सवाल कई बार यही पूछा जाता है, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि इलिटरेट पर्सन को कौन सी सुविधा दी जाएगी, इनमें से कई सारे ऑप्शन होंगे नीचे। फिर आपसे पूछेगा बताइए इनमें से कौन कौन सी दी जाएंगी, या इनमें से कौन कौन सी नहीं दी जाएंगी। तो आपको पता होना चाहिए दी कौन सी जाएंगी, कौन सी नहीं दी जाएगी। कौन कौन सी नहीं देंगे हम, कौन कौन सी नहीं देंगे। एटीएम और सर उसको चेकबुक। चेकबुक नहीं देंगे। सर चेकबुक हाँ नहीं देंगे उसको। हाँ, चेकबुक नहीं देंगे, एटीएम नहीं देंगे और करंट नहीं अकाउंट नहीं देंगे। ओपन करेंगे उसका हम। ये तीन चीजें नहीं देंगे, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। कई बार एग्जाम में आ चुका है ये। सर किसको नहीं देना, एक बार दोबारा से रिपीट करना। यार कुलदीप इतना रिपीट नहीं कर पाएंगे भाई, टाइम नहीं है। बार 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 इधर उधर मत जाओ आप जुगनू की तरह चमकते रहते हो, कभी लबजब लबजब करते रहोगे तो कैसे चलेगा यार। लिटरेट। इलिटरेट रिकॉर्डिंग तो सर भेज निरक्षर देंगे व्यक्ति की उसको। कर रहे हैं, निरक्षर व्यक्ति। निरक्षर व्यक्ति कुलदीप सुन रहे हैं, और फिर देखो हैंग हो गया उसका। अब क्या करूंगा बताओ ऐसे में, बार बार नेटवर्क हैंग हो रहा है कुलदीप आपका, तो कैसे चलेगा। निरक्षर व्यक्ति की बात कर रहे हैं, जो छूट जाए उसको रिकॉर्डिंग में देख लेना, मैं भेज दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट है एलएलपी। कई प्रकार के कस्टमर्स में से एक हमारी ये होती है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। तो एलएलपी जो है, वो एलएलपी जो उसका जो बना हुआ है लॉ, उसके लॉ के अनुसार कोई एलएलपी रजिस्टर्ड कराई जाती है। इसका आरओसी एलएलपी के जो रजिस्ट्रेशन है उसी के अनुसार मिलेगा। किसी भी कंपनी को अगर कोई कोई एंटिटी बनाना चाहता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, तो वो बना सकता है। लेकिन मिनिमम दो लोगों का होना जरूरी है एलएलपी बनाने के लिए, जिनमें से एक इंडियन होना चाहिए, ये ध्यान रखना है ना। दो फॉरेनर इंडिया के अंदर एलएलपी नहीं बना सकते हैं। एक पर्सन का इंडियन होना जरूरी है, अडल्ट होना जरूरी है, और लूनेटिक ना हो वो पर्सन, इंडियन जो है, तभी वो एलएलपी बना सकता है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम कितने भी मेंबर हो सकते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर क्या है कि जो पार्टनर है, एक पार्टनर की अपनी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड ही रहेगी, उसके लिए कोई दूसरा पार्टनर जिम्मेदार नहीं रहेगा। ठीक है ना, लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी यहाँ पे। ये है एलएलपी। अब है ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। तो जैसे हमने पहले बताया था, प्रोपराइटरशिप बनाई जाती है। अगर कोई एक व्यक्ति कोई बिजनेस करना चाहता है और वो कंपनी बनाना नहीं चाहता, तो वो प्रोपराइटरशिप बना लेता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं कंपनी बना के काम करूं, लेकिन वो किसी और को अपने साथ मेंबर नहीं बनाना चाहता, डायरेक्टर नहीं बनाना चाहता कंपनी के अंदर, तो उसके लिए एक फॉर्मेट है ये ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। आया समझ। हाँ, सर एक बार LLP का लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है। ओपीसी है वन पर्सन कंपनी, एकल व्यक्ति के द्वारा बनाई गई कंपनी है ये एलएलपी, सॉरी ओपीसी। तो ओपीसी है कि कोई कंपनी बना के काम करना चाहता है, को किसी एक व्यक्ति के द्वारा इस कंपनी को बनाया जा सकता है और वो काम कर सकता है, फिर मालिकाना हक उसके पास रहेगा। नेक्स्ट है हमारा बैंक्स ड्यूटी टू मेंटेन द सीक्रेसी ऑफ द कस्टमर्स अकाउंट। तो मैं ये इस चीज़ पे पहले भी कई बार आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, और इससे सवाल बीच में से जरूर पूछा जाता है कि कोई भी बैंक की ये ड्यूटी है कि कस्टमर के अकाउंट की इंफॉर्मेशन वो किसी भी थर्ड पार्टी को नहीं देगा। ये बात हम पहले भी कई बार जिक्र कर चुके हैं, एग्जाम असेसमेंट सॉल्व करते टाइम भी ये सवाल कई बार आपसे पूछा गया है सर कि कल भी आया था ये क्वेश्चन। हाँ, कि कोई भी बैंक या लैंडर, ठीक है ना, बैंक या एनबीएफसी जो भी है, कस्टमर के अकाउंट की इंफॉर्मेशन किसी को नहीं देगा, उसकी सीक्रेसी मेंटेन करना उसकी ड्यूटी है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में उसको देनी पड़ सकती है।
जो आपको बताया था कि अंडर लॉ कोई कोर्ट का नोटिस आ गया तो देना पड़ेगा, कस्टमर ने अपनी सहमति दे दी है, कंसेंट दे दी है तो देना पड़ेगा, कोई पब्लिक या बैंक इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ मुद्दा है या नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि ये बताना बहुत जरूरी हो गया बैंक के लिए कि ये बताना ही पड़ेगा, इसको हाइड नहीं कर सकते, ऐसा कोई इशू हो गया, या पब्लिक से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है या नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है। मान लो कि बैंक के साथ बहुत बड़ा डिफॉल्ट कर दिया किसी ने और भाग गया, तो बैंक उस चीज को हाइड नहीं कर सकता, बताना पड़ेगा बैंक को फिर, है ना। तो ऐसी परिस्थिति में बैंक क्या कर सकता है, किसी कस्टमर की इंफॉर्मेशन दे सकता है थर्ड पार्टी को, जिसको बोला जाएगा उसको देना पड़ेगा, फिर सार्वजनिक करना पड़ेगा उसे, या जिस बॉडी को कोर्ट का नोटिस आया है, कोर्ट ने बोला है तो कोर्ट को देना पड़ेगा उसे। अब यह है कि अगर कोई कस्टमर की इंफॉर्मेशन दी जाती है तो इंफॉर्मेशन देते टाइम भी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है कि आप इंफॉर्मेशन जो दे रहे हैं वो जनरल स्टेटमेंट में होना चाहिए, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाए, इस तरीके से आप दें, जिस व्यक्ति को दे रहे हैं या जिस बॉडी को दे रहे हैं वो भी उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करे, यह ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो ये है हमारा ड्यूटी टू मेंटेन द कस्टमर्स सीक्रेसी ऑफ द कस्टमर्स अकाउंट। नेक्स्ट है फर्निशिंग ओपिनियन रिपोर्ट। ओपिनियन रिपोर्ट का मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है कि एक बैंक दूसरे बैंक से अपने कस्टमर की कोई ओपिनियन रिपोर्ट लेना चाहता है, उसके बारे में राय जानना चाहता है। जनरली क्या होता है कि कोई लोन के लिए अप्लाई किया, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया किसी कस्टमर ने, तो वो बैंक क्या करता है कि उसके बारे में कोई राय जानना चाहता है उसके बैंक से। अब मान लो होम लोन लिया, किसी बैंक से अप्लाई किया है, लेकिन अकाउंट उसका किसी और बैंक में है, तो जिस बैंक में उसने अप्लाई किया वो उससे राय मांगना चाह रहा है, वो उससे राय मांग रहा है कि इस व्यक्ति को लोन के लिए इसने अप्लाई किया या आपका कस्टमर है, उसके बारे में उन्हें कुछ राय चाहिए। तो एक बैंक दूसरे बैंक को एज अ जनरल कर्टेसी क्या करता है, ओपिनियन रिपोर्ट बना के दे देता है। तो जब भी कोई ओपिनियन रिपोर्ट बनाई जाएगी उस पर दो लोगों का साइन होगा, तभी उसका वैलिडेशन होगा, जिसने बनाया है उसका और उसके ब्रांच मैनेजर का। ठीक है, लेकिन उसको कॉन्फिडेंशियल तरीके से ही भेजना है, ऐसा चैनल यूज ना करें कि किसी को पता चल जाए क्या लिखा हुआ है उसके अंदर। ठीक है, ये है। अब है राइट ऑफ सेट ऑफ। बैंक का ये राइट है सेट ऑफ, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक बैंक के पास ये अधिकार है कि अगर बैंक मान लीजिए कि जो उस बैंक से लोन लिया है कस्टमर ने, और वो लोन का पैसा जिस उसके अकाउंट से डिडक्ट होना होता है वो उसके अंदर पैसा मेंटेन नहीं कर रहा है, लेकिन उसी बैंक में उस कस्टमर का कोई क्रेडिट अकाउंट भी है। क्रेडिट अकाउंट जैसे मैंने बताया कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि संध्या ने पर्सनल लोन लिया, लेकिन पर्सनल लोन का पैसा वापस नहीं कर रही है, लेकिन संध्या की एक एफडी अकाउंट भी बैंक के पास है, तो बैंक क्या करेगा, बैंक उनके एफडी से एडजस्ट कर देगा, सेट ऑफ कर देगा उसे। इसको हम राइट ऑफ सेट ऑफ कहते हैं। क्लियर? यस सर। हाँ। हाँ जी। गार्निशी ऑर्डर हमने बताया था कि सिविल कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है। गार्निशी ऑर्डर इशू करने का जो मेन पर्पज है वो है अकाउंट को सस्पेंड कराना, ऑपरेशन सस्पेंड कराना, अकाउंट का ऑपरेशन सस्पेंड कराना, जिससे कि जो व्यक्ति जिसका अकाउंट है वो उसमें लेन देन ना कर पाए। मान लीजिए कि बैंक मान लीजिए कि लोगों के बीच में कोई फाइनेंशियल डिस्प्यूट हो गया, क्रेडिटर और डेटर के बीच में, दोनों कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने उनकी बातों को सुना और पता चला कि जिस पार्टी को पैसा पे करना था उसके पास पैसा है लेकिन जानबूझ के पे नहीं कर रहा है और वो इधर उधर भागने का प्लान कर रहा है, ऐसा कुछ लग गया उनको। तो कोर्ट ने क्या किया, बैंक को ये ऑर्डर इशू किया कि ये जो कस्टमर है आपका, इसका जो अकाउंट है, इसको आप क्या करिए, सस्पेंड करिए, ताकि ये लेन देन ना कर पाए किसी प्रकार का इसके अंदर। अब मैं उसका सस्पेंड करा दिया ऑपरेशन, है ना। दो स्टेज में इशू किया जाता है, ऑर्डर निसी और ऑर्डर एब्सोल्यूट। ऑर्डर निसी में हम क्या करते हैं, सस्पेंड करा देते हैं, ऑर्डर एब्सोल्यूट में अमाउंट भी अटैच करा देते हैं सस्पेंड कराने के साथ साथ। क्लियर?
बस आपको दो चीजें याद रखना, गार्निशी ऑर्डर सिविल कोर्ट इशू करता है और इसका इम्पैक्ट होता है कि अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाता है, ऑपरेशन ऑफ अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब है हमारा इनकम टैक्स अटैचमेंट ऑर्डर। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है जिसका काम यह है कि सरकार के द्वारा हर साल जब बजट पास होता है तो उसमें यह बताया जाता है कि किसी एक व्यक्ति की मैक्सिमम आय, है ना, कितनी टैक्स फ्री होगी, और उससे ऊपर की अगर उसकी आय है तो उसे सरकार को टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। जो स्लैब होंगे उसके, उस स्लैब के अनुसार उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो हुआ क्या कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसकी इनकम टैक्स की लाइबिलिटी ज़्यादा बन रही थी, और उसने जानबूझ के क्या किया कि उल्टे सीधे ट्रांजैक्शन दिखाकर अपना इनकम टैक्स का लाइबिलिटी छुपा दिया, बहुत कम कर दिया। लेकिन बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये बात पता चली गई कि इसने जो किया है, टैक्स का चोरी कर लिया, अपनी लाइबिलिटी को पूरा नहीं किया। तो ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो कोर्ट होगा वो अपने फोर्थ ग्रेड का जो ऑफिसर होगा उसके थ्रू बैंक को नोटिस भिजवाएगा कि ये जो कस्टमर है इसकी टैक्स की लाइबिलिटी बनती थी इतनी और इसने पे नहीं की है, आप इसके अकाउंट से इतना फंड अटैच कीजिए और हमें भेजिए। तो बैंक क्या करेगा, अटैच करेगा और उनको भिजवा देगा। यह है इनकम टैक्स अटैचमेंट ऑर्डर, फंड को अटैच करने के लिए भेजा जाता है। क्लियर? यस क्लियर सर। है? हाँ सर। सर ये इनकम टैक्स अटैचमेंट ऑर्डर के अंदर इनकम टैक्स को इंक्लूड किया जाता है ना, सेल टैक्स और बाकी उनको तो नहीं किया जाता? नहीं, इनकम टैक्स अटैचमेंट ऑर्डर में इनकम टैक्स ही होगा। और अगर अटैचमेंट ऑर्डर की हम बात करें, टैक्स अटैचमेंट ऑर्डर की, तो फिर तो वो सेल टैक्स भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, इनकम टैक्स अटैचमेंट ऑर्डर लिखा हुआ है यहाँ पे क्लियर। हम सिर्फ इनकम टैक्स अटैचमेंट ऑर्डर की बात कर रहे हैं यहाँ। ठीक है सत्येंद्र? जी सर। अब है चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 में हमने डिपॉजिट्स के बारे में डिस्कस किया था कि डिपॉजिट्स क्या होते हैं। तो आपको 3 प्रकार के डिपॉजिट्स बताए थे, डिमांड डिपॉजिट, मांग जमा राशि, टर्म डिपॉजिट, सावधि जमा राशि, हाइब्रिड डिपॉजिट, संकर जमा राशि। यही लिखा हुआ है ना बुक में आपके, या कुछ और शब्द लिखा हुआ है? हिंदी वाले देखो, मांग जमा राशि, सावधि हाँ जी जमा सर राशि यही है। और संकर जमा राशि, यही लिखा है ना? हाँ जी सर। ठीक है। तो डिमांड डिपॉजिट का मतलब है मांग जमा राशि। इसका मतलब यह है कि कोई भी ऐसा डिपॉजिट जहां कस्टमर ऑन डिमांड अपना पैसा विड्रॉल कर सकता है, जब उसको जरूरत पड़े ऑन डिमांड वो अपना पैसा विड्रॉल कर सके, ऐसे डिपॉजिट को हम कहते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। मतलब कभी भी हम निकाल सकते हैं ना इसमें अपना हाँ, पैसा। कस्टमर कभी भी निकाल सकता है। तो कस्टमर अपना पैसा ऑन डिमांड तभी निकाल सकता है जब उसने अपना पैसा सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में जमा किया हो या करंट डिपॉजिट अकाउंट के अंदर जमा किया हो। यानी सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में अगर पैसा डिपॉजिट किया है उसने, तो वो अपना पैसा विड्रॉल कर सकता है फिर ऑन डिमांड। लेकिन अगर इसके अलावा उसने किसी और डिपॉजिट को चूज किया है तो फिर वो ऑन डिमांड पैसा विड्रॉल नहीं कर पाएगा, फिर उसको उसी अकाउंट का जो नॉर्म्स है उसके अनुसार उसे करना पड़ेगा। सर एक बचत खाता और कौन सा बताया आपने? सेविंग और करंट। अब हम बात करेंगे टर्म डिपॉजिट, सावधि जमा राशि। टर्म का मतलब है टाइम पीरियड, कि ऐसा डिपॉजिट जो कि किसी टाइम पीरियड के लिए जमा किया गया है। तो ये ऑन डिमांड नहीं निकाल पाएगा कस्टमर, जब वो पूरा हो जाएगा टाइम तभी उसको वापस दिया जाएगा। लेकिन अगर उसको कोई अर्जेंसी है तो ब्रेक कर सकता है, लेकिन ब्रेक करने का प्रोसीजर फॉलो करेगा, उसके बाद वो पैसा दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि तुरंत आते ही बोले जी मेरे को तो पैसे की जरूरत है अभी दो, तो ऐसे नहीं देगा बैंक। कोई उससे एप्लीकेशन लिखवाएगा, उससे बॉन्ड मंगाएगा जो दिया गया था, और कैलकुलेट करेगा उससे कि कितना पैसा
बन रहा है इसका, तो टाइम से पहले अगर वो करता है उसको विड्रॉल, जो टाइम पीरियड के लिए जमा करता है, तो उस पर क्या करेगा वो, पेनल्टी लगाएगा उसके ऊपर, 1 से 2% की पेनल्टी लगाएगा। उसके इंटरेस्ट इंटरेस्ट में जो भी इंटरेस्ट बना होगा ना, उस इंटरेस्ट में से 1 से या 2% का पेनल्टी डिडक्ट करेगा वो फिर। कोर अमाउंट में नहीं करेगा, जो मेन अमाउंट है, इंटरेस्ट जितना बना होगा उस टाइम तक का, उसमें से करेगा वो। ठीक है ना। तो टर्म डिपॉजिट में क्या होता है, टर्म डिपॉजिट में दो प्रकार के डिपॉजिट्स थे, फिक्स्ड डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट, जो कि मियादी जमा राशि कहते हैं जिसे आप, उसका मतलब क्या है कि जहाँ पे कस्टमर एक ही बार में पैसा एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित ब्याज दर पे जमा कर देता है। ठीक है। मैक्सिमम 10 साल के लिए जमा हो सकता है फिक्स डिपॉजिट, और मिनिमम 7 दिन के लिए हो सकता है इंडिया के अंदर, और मैक्सिमम 10 साल। अगर 10 साल के बाद आप उसे रीन्यू करा सकते हैं, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं चलेगा जो आपका है, 10 साल बाद आप रीन्यू करा सकते हैं। रिकरिंग के अंदर क्या है, रिकरिंग में आप पैसा जो होते हैं वो इंटरवल्स में देता है कस्टमर, या तो वो मंथली देगा या क्वार्टरली देगा। पहले से टाइम प्री फिक्स्ड होगा कि इंटरवल क्या चूज कर रहा है वो, और कितने टाइम के लिए कर रहा है ये भी प्री फिक्स्ड होगा। और उसमें एक साथ देने की उसे जरूरत नहीं होती है, मंथली या क्वार्टरली देगा वो। रिकरिंग का मतलब आवर्ती जमा राशि, आवर्ती का मतलब होता है रिपीट होना, बार बार वो रिपीट होगा। बार बार वो रिपीट होगा, है ना, ये सर है। एक बार टर्म समझा दो दोबारा से। हाँ, टर्म का मतलब है कि ऐसा डिपॉजिट और टाइम पीरियड के लिए किया जा रहा है, तो टर्म के अंदर ही ये एफडी और रिकरिंग आते हैं। क्लियर। सर मुझे ये वाला नहीं समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। ये टर्म डिपॉजिट वाला। टर्म का मतलब है टाइम, ऐसा डिपॉजिट जहां आप किसी टाइम के लिए जमा कर रहे हैं। तो वो जब वो जो टाइम के लिए जमा किया जाता है वो कौन सा होता है, या तो वो एफडी होगी या आरडी होगी। नेक्स्ट है हाइब्रिड डिपॉजिट, संकर जमा राशि। इसमें क्या है कि जैसे आपको बताया, पहले भी ट्रेनिंग में बताया था, कि करंट अकाउंट में किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं होता है ना, किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं है। या आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, मान लो कि अब किसी व्यक्ति के पास अकाउंट के अंदर 10 लाख रुपए हैं। ठीक है ना, 10 लाख रुपए हैं। मान लो कि आप में से कोई भी व्यक्ति जिसके अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं, सेविंग अकाउंट ही मान लो, और आपको लगता है कि इन 10 लाख की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, आने वाले कई साल तक मुझे इसकी कोई नीड नहीं है। तो ये आपका डिसीजन है कि आप सेविंग में रखना चाहते हैं तो रखें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है बैंक को। लेकिन उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम ही मिलेगा, सेविंग में सबसे कम होता है। लेकिन जब आपको लगता है कि मुझे 5 साल तक इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो सेविंग में रखने का कोई फ़ायदा है उसमें, नहीं है ना, नहीं। सर इंटरेस्ट है तो ना। मिल रहा है बट। आप क्या करेंगे, एफडी कर देंगे आप, एफडी कर देंगे। लेकिन अब आप ये चाहते हैं कि नहीं नहीं, पूरा 10 लाख रुपया एफडी करना ठीक नहीं है, कुछ ज़रूरत भी पड़ सकती है बीच में मुझे। तो आपने कुछ कैलकुलेशन किया और आपने देखा कि एक काम करती हूँ, 9 लाख रुपए एफडी कर देती हूँ, कि अगर अर्जेंसी में जब भी कुछ काम वाम की जरूरत पड़ जाती है, कहीं आना जाना पड़ जाता है, तो 1 लाख रुपए मैं डिमांड में रहने देती हूँ, जिससे कि जब मन में आए जब निकाल लूँ पैसा और जमा कर दूँ। 1 लाख रुपए डिमांड में रहने दिए, और 9 लाख की कोई जरूरत नहीं थी, उनको आपने एफडी कर दिया। तो आपने क्या किया, डिपॉजिट का ऐसा कॉम्बिनेशन बना दिया जिसमें आपका डिमांड भी शामिल हो गया और टर्म भी शामिल हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ डिमांड डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट, दोनों को शामिल कर लिया आपने। तो जब दोनों को मिला के कोई डिपॉजिट बनाया जाता है तो उसे हम हाइब्रिड डिपॉजिट कहते हैं। आया समझ।
यस सर। यस सर। क्लियर हुआ योगिता? हाँ जी सर। पिंकी? शीतल? तुलसी? कोई मतलब ही नहीं है उन्हें। सर ये जो आपने 2 बार टर्म लिखा है ये दोनों सेम ही होंगे ना? कौन सा? हाँ 2 बार टर्म। देखो ना, वो ऊपर तो मैंने 3 कैटेगरी लिख दी, फिर टर्म में क्या आता है वो लिख दिया है आपको समझने के लिए ना, वो लिख दिया है ऐसे ही। अब है NEFT, RTGS, IMPS, ये रेमिटेंसेज है, फंड ट्रांसफर करने का तरीका। NEFT, RTGS और IMPS। NEFT का मतलब है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और RTGS का मतलब है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और IMPS है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। तो आप किसी सर भी इनकी व्यक्ति फुल को, फॉर्म हमें याद करनी होगी? हाँ याद करना ही पड़ेगी, ये पूछ ली जाती है। सर ये आरटीजीएस का बता। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इनको समझ लीजिए आप। अगर आप NEFT, RTGS और IMPS नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हैं अपनी, तो आपको पहले बेनिफिशियरी ऐड करना होगा। जिस व्यक्ति को आप भेज रहे हैं उसकी डिटेल पहले ऐड करनी होगी, बैंक उसे अप्रूव करेगा, और उसके बाद आप पैसा भेज सकते हैं। तो बेनिफिशियरी की डिटेल में क्या चाहिएगा आपको? बैंक अकाउंट चाहिए, उसका उसका नाम, किस ब्रांच में है वो, उस ब्रांच का IFSC कोड भी चाहिएगा आपको। ठीक है, IFSC कोड होना चाहिए आपके पास सही, तब आप ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आप उसको पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अब NEFT और RTGS में फर्क क्या है, क्यों कोई NEFT करता है, क्यों RTGS करता है? NEFT जो है वो इमीडिएट प्रोसेस नहीं होती है, जबकि RTGS और IMPS तुरंत क्रेडिट हो जाते हैं अमाउंट। NEFT में टाइम लगता है, बैच वाइज क्लियर करता है RBI उसको। RTGS में तुरंत पहुंच जाएगा जिस पार्टी को आप पैसा कर रहे हैं, IMPS में भी। NEFT का कोई लोअर और मैक्सिमम लिमिट नहीं है भेजने का, लेकिन RTGS करने के लिए कम से कम 2 लाख का अमाउंट होना चाहिए। ठीक है ना? क्या होना चाहिए? हाँ, 2 लाख का अमाउंट होना चाहिए कम से कम। सर एक बार एनईएफटी की फुल फॉर्म बताना। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। सर हिंदी में? हिंदी में आप अपनी बुक में देखिए, आपकी बुक में होगा। और सर आईएमपीएस की बता दो। इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, हिंदी में क्या दिया हुआ है नया, एक बार बुक में देखिए अपनी, चैप्टर 3 में लास्ट में दे रखे होंगे ये। सर आरटीजीएस का ही बता दो। क्या दिया हुआ है नया, बता दो एक बार हिंदी सब। हिंदी का बताऊं? हाँ, एक चैप्टर 3 में। सर हिंदी में भी इसको आरटीजीएस ही लिखा गया है। किसका पूछ रहे थे सर आप? इसमें एनईएफटी का दे रखा है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। सेम और है सर हिंदी आरटीजीएस। वाली। सेम ही है हिंदी में भी? अच्छा हाँ जी। ठीक है, कोई नहीं, सेम ही नाम दे रखा है तो फिर कोई बात ही नहीं है। आईएमपीएस का बता। इमीडिएट पेमेंट सिस्टम।
अब है आपका AEPS, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। इसमें क्या है कि अगर आप किसी व्यक्ति को आधार के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, आधार नंबर के थ्रू भी, है ना, ये है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। इससे भी आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। इसको आप बुक में थोड़ा पढ़ना तो आपको समझ में आएगा कि कैसे करते हैं इसके अंदर। आप थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब सर इसमें आधार कार्ड का जो नंबर होता है उसकी कह रहे हो आप? सर ई मित्र पे जाके जो हाँ फिंगरप्रिंट लगा के पैसे हाँ, निकलते हैं। ये जो वो होता है ना, आपने पढ़ा था ना, जो बैंकिंग कियोस्क होता है, जहाँ पे बैंक मित्र को अपॉइंट कर दिया जाता है, उनके पास एक डिवाइस होता है। वो उस डिवाइस से आपका क्या करेंगे, अगर आपका अकाउंट आधार लिंक्ड है तो आपके आधार नंबर से आपका क्या कर देंगे, पेमेंट करा देंगे या आपका पैसा निकाल देंगे उसमें से। मतलब ठीक है, इसमें हमारा मतलब जैसे अंगूठा से पैसे लिखवा लेते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अंगूठा लगवा के निकालते हैं ना आपका मनी ट्रांसफर आधार वाले। आधार सिंक होता है ना, आधार के थ्रू आपका वो जो फिंगरप्रिंट होगा ना, उसके थ्रू प्रोसेस होगा उसमें। हाँ, हाँ, ठीक है ना, वो आपका पेमेंट निकलवा दे, आपका पैसा विड्रॉल करा देंगे उससे वो। अब है आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। ये क्या है, इसको समझिए आप। ये जनरली क्या होता है कि जैसे ज़्यादातर कोई गवर्नमेंट की स्कीम होती है और गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिशरीज को एक साथ पैसा भेजना चाहती है। मान लो पिंकी, योगिता, बहुत सारे आप लोग हैं, आपको गवर्नमेंट कोई पैसा भेजना चाहती है, कोई स्कीम निकाली है आप लोगों के लिए, आपको 2-2 हज़ार रुपया भेजना है मान लो। अब स्कीम क्या हुआ कि पूरे इंडिया में निकाली है। अब पिंकी दिल्ली में भी रहती है और पिंकी का एक क्या है कि घर यूपी में भी है। तो पिंकी ने क्या किया, दिल्ली से भी अप्लाई कर दिया, यूपी से भी अप्लाई कर दिया। दो जगह से पैसा लेना चाहती है वो। तो ऐसी डुप्लीकेसी ना हो, है ना, ऐसी डुप्लीकेसी ना हो, इसलिए ही गवर्नमेंट क्या करती है, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम का यूज करती है कि आपका पेमेंट अकाउंट में नहीं, आधार के बेस पे जाएगा। आप आधार नंबर सबमिट करोगे। अरे यार प्लीज म्यूट कर लो इसे, प्रदीप म्यूट करो, उसे आवाज आ रही है। तो क्या हुआ कि आप सबका आधार नंबर लिया और उस आधार के बेस पे आप लोगों को पेमेंट कर दिया। तो अब इससे क्या है कि कोई पर्सन अगर कई जगह से अप्लाई भी करेगा ना। प्रदीप क्या हो रहा है, बार बार क्यों अनम्यूट कर रहे हो भाई उसको। डिस्टरबेंस हो रहा है दीप, इसको मत कीजिए प्लीज। तो क्या है कि उसमें आधार के बेस पे, आधार नंबर के बेस पे पेमेंट इनिशिएट किया जाएगा। अगर उन्होंने कई जगह से अप्लाई भी कर दिया होगा तब भी उनके पास पेमेंट एक ही बार जाएगा, पता चल जाएगा कि इस आधार पे तो पेमेंट चला गया है पहले ही। ठीक है, तो ये है हमारा आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। क्लियर। क्लियर। अब है हमारा बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। तो बेसिक बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट का मतलब ऐसा अकाउंट है जहाँ जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोल दिया जाता है। ठीक है, जहाँ पर किसी मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, उसी को हम बेसिक सेविंग अकाउंट कहते हैं। यहाँ रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं होते हैं विड्रॉल के ऊपर, तो ज़्यादा इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सब आपको पता ही है। अब ये है कि ये कुछ स्कीम्स हैं, सेविंग स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट लॉन्च करती है ताकि अलग अलग कैटेगरी के लोग अपना आगे फ्यूचर के लिए क्या कर सके, इन योजनाओं में जुड़ सकते हैं। और इससे क्या होगा कि उनको फ्यूचर में कि जो जब उनका अर्निंग नहीं रहेगा तो उसमें उनको एक फाइनेंशियल क्या है, प्रोटेक्शन मिल सके, फाइनेंशियल सुरक्षा मिल सके, उनके लिए ये बनाया गया है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड है ये, कुछ लोग अपना एक PPF अकाउंट होता है वो अकाउंट ओपन करा लेते हैं और उसमें हर महीने क्या करते हैं, पैसे जमा करते हैं। तो या हर महीने भी ना करके आप कभी 3 महीने में, 4 महीने में, जब भी आपके पास पैसा है आप कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 1.5 लाख तक का पैसा आप इसके अंदर जमा कर सकते हैं। इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है,
और दूसरा क्या होता है कि इसमें जो पैसा जमा करते हैं ना, तो उनको इनकम टैक्स में रिलैक्सेशन भी मिल जाता है इसके अंदर। जैसे मान लो सरकार ने बोला 5 लाख तक का तो इनकम टैक्स लगेगा ही नहीं। हम्म। और उसके बाद भी 1.5 लाख तक का एग्जम्पशन मिल जाएगा अगर कोई व्यक्ति अपना 1.5 लाख किसी LIC में खर्च करता है 1 साल में, कोई PPF अकाउंट खोलता है, या सुकन्या समृद्धि योजना, या आपने देखा होगा ना कि एक लड़कियों के लिए भी एक स्कीम बनाई गई है, सुकन्या योजना है, वो कौन सी है जिसमें किसी लड़की का अकाउंट खोल दिया जाता है? हाँ यही है वो सुकन्या सुकन्या समृद्धि ही है योजना, सर। यही है वो। इसमें 1.5 लाख तक का वो हाँ, मिलता है। इसमें भी क्या है कि अगर कोई पेरेंट्स है ना, 1 साल में मैक्सिमम 1.5 लाख तक रुपए भी अगर वो करेंगे, तो वो 1.5 लाख जो है वो क्या हो जाएंगे, उसके इनकम टैक्स में रिबेट मिल जाएगा उसको, उसमें उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा फिर। ठीक है। तो ये क्या है, PPF तो कोई पर्सन अपना अकाउंट खुलवा सकता है और अपनी सेविंग उसमें जमा कर सकता है। एक है सुकन्या समृद्धि योजना, कि किसी भी लड़की, ये लड़की के लिए खोली जाती है बेसिकली, कि आप किसी लड़की के नाम पे खोल सकते हैं पेरेंट्स। और इसमें क्या है कि जो 1.5 लाख तक का पैसा जो जमा करेंगे टैक्स फ्री होगा, और 21 साल की जब लड़की हो जाएगी तो उस 21 साल में उस लड़की को पैसा मिल जाएगा। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है, इसलिए ही लोग उसको खोलते हैं। अटल पेंशन योजना जो है, ये जनरली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए लाई गई, क्योंकि इन लोगों के पास किसी भी प्रकार का कोई फाइनेंशियल एक सुरक्षा नहीं होती है। तो ऐसे लोगों को मतलब ये लाया गया कि वो अपना इस योजना में अपने आप को शामिल करा सकते हैं। और उनको क्या है कि जब वो इस योजना को लेते हैं तो कुछ पैसा पे करना पड़ेगा उन्हें, 1,000 से 5,000 तक का। और जब वो बाद में जब उनको क्या होगा कि जब वो 60 साल तक का हो जाएंगे तो उनको फिर पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी फिर, जब तक कि उनकी डेथ नहीं हो जाती है तब तक वो पैसा उनको मिलेगा फिर। एक है हमारा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। तो इसमें क्या है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और उनको भी ये पेंशन, उनको बाद में पेंशन मिलती है इससे। तो पेंशन की राशि जो है वो डिपेंड करेगी कि किस प्रकार का उन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी। ये भी क्या है, टैक्स फ्री है, अगर इसमें भी कोई पैसा जमा करेगा तो वो भी टैक्स फ्री रहेगा। छोटे छोटे से इसमें ग्राफ दिए हुए हैं, आप बुक में एक बार इनको पढ़ें तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या है ये। एक बार आप लोग पढ़ लेना, ठीक है ना, सभी पढ़ लेना इसको एक बार। मैंने हालांकि आपको ब्रीफ में बता दिया है। चैप्टर 4 है हमारा KYC, है ना, और अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस के बारे में बताया गया है। तो अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर क्या है, अगर हम किसी भी व्यक्ति का अकाउंट ओपन करते हैं तो सबसे पहले हम उसे अकाउंट एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं। उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कराते हैं, जहाँ जहाँ जो ज़रूरत है उससे फिल कराएंगे, फोटो लगवाएंगे, सिग्नेचर लेंगे, उससे सिग्नेचर नहीं करना जानता तो थंब इम्प्रेशन लेंगे। जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है सबका जीरोक्स लगाने के लिए बोलेंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। ये हमारा अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस है ना, जिसमें हम KYC हमारा इम्पोर्टेंट होता है कि KYC का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति के बारे में जानिए, जिसको आप कस्टमर का अकाउंट ओपन कर रहे हैं उस कस्टमर के बारे में जानिए। जानेंगे कैसे? तो अपनी मर्जी से नहीं कि हाँ जी मैं इसको जानता हूँ, मैं जानता था इसलिए मैंने अकाउंट खोल दिया, ऐसे नहीं। RBI की गाइडलाइंस जो कहती है जानने का तरीका, वो आपको फॉलो करना है कि उसका एक फोटो ID होना चाहिए, गवर्नमेंट अप्रूव्ड, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, फोटो होना चाहिए, उसका साइन और थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, अकाउंट की मॉनिटरिंग होनी चाहिए 6 महीने तक। ये सब KYC के अंडर में आ जाता है। कोई व्यक्ति का कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी और कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर दोनों को ध्यान में रखना है है ना। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी भी का भी ध्यान रखना है। कोई व्यक्ति वांटेड है तो ऐसे पर्सन का अकाउंट नहीं खोलेंगे हम, क्योंकि वो हमारी एक्सेप्टेंस पॉलिसी नहीं है। सर कम से सर कम जब 6 महीने तक KYC की करते हैं निगरानी तब पता रखेंगे चल तो जाता छह है। महीने और सर जब KYC करते हैं तब पता चल जाता है, मतलब जब हम उसका अकाउंट खोल रहे होते हैं तो। हाँ, KYC जब हम करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा किसका अकाउंट खोल रहे हैं। KYC नहीं करेंगे तो कोई भी डॉक्यूमेंट दे जाएगा, खुलवा लेगा अकाउंट। पहले तो ऐसे ही होता था ना
कि डॉक्यूमेंट कोई भी दे गया खुल गया अकाउंट। एक मिनट रुकिएगा प्लीज। तो नो योर कस्टमर कि कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन को इंश्योर करने के लिए हम करते हैं, मिनिमम 6 महीने मॉनिटर करेंगे। ठीक है, ये केवाईसी है, 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया था केवाईसी, इसको भी याद रखें आप लोग, 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया बाय आरबीआई। अब पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसको कि हिंदी में मुख्तारनामा कहते हैं, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब क्या है? पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब क्या है? पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब यह है कि अगर कोई अकाउंट होल्डर अपने अकाउंट को ऑपरेट करने की पावर किसी तीसरे व्यक्ति को यानी किसी और को देना चाहता है ना, किसी को देना चाहता है दूसरे व्यक्ति को। मान लीजिए कि योगिता है, योगिता अपना अकाउंट को ऑपरेट करने की पावर अपनी सिस्टर को देना चाहती है। तो ये एक लीगल डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगी जिसमें ये डिक्लेयर करेंगी कि मैं इस पर्सन को अपने अकाउंट को ऑपरेट करने की पावर ट्रांसफर करना चाहती हूँ। तो अगर ये उसको ट्रांसफर करेंगी, बैंक इनसे लीगल डॉक्यूमेंट जो लेगा उसी को हम पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं, उसी को मुख्तारनामा कहते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को ये करना चाह रही हैं वो व्यक्ति अडल्ट होना चाहिए और साउंड माइंडेड होना चाहिए, है ना। माइनर नहीं होना चाहिए, लूनेटिक नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए वो। क्लियर? क्लियर। यस सर। जी। यस सर। बाकी लोग तो कैमरा बंद कर करके बैठ गए, कहना है सर सुनाते रहो आप। नहीं सर, हमें तो समझ में आ रहा है और सही पढ़ा। हाँ, ना हम तो सही पढ़ाते हैं बस, लेकिन नहीं प्रॉब्लम सर, ये बहुत है अच्छा कि पढ़ाते हो। ध्यान नहीं देते तो क्या कर सकता है कोई। सर हम ध्यान दे, मैं तो दे रही हूँ हम्म। सर। अब है हमारा मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है धन शोधन। तो मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसका मतलब सिंपल सा ये है कि जब कोई व्यक्ति अवैध धन को यानी अवैध तरीके से कमाए हुए पैसे को वैध धन में परिवर्तित करता है, कन्वर्जन करता है, तो उसको हम मनी लॉन्ड्रिंग या धन शोधन कहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग को हम धन शोधन कहते हैं, है ना। मनी लॉन्ड्रिंग की 3 स्टेजेस हैं, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन। नियोजन, स्थिरीकरण और एकीकरण, ये 3 स्टेजेस हैं। प्लेसमेंट को हम नियोजन कहते हैं, लेयरिंग को स्थिरीकरण कहते हैं और इंटीग्रेशन को एकीकरण कहते हैं। 3 स्टेजेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग की यानी धन शोधन की। आप लोगों की बुक में भी दी होगी शायद ये, है चैप्टर सर। 4 में, है ना। दिया है सर, दिया है। हाँ, तो ये सभी क्या है, इन्हीं को हम मनी लॉन्ड्रिंग की स्टेजेस कहते हैं। कि कोई भी व्यक्ति अगर मनी लॉन्ड्रिंग करना चाहता है, अपने अवैध धन को वैध धन में परिवर्तित करना चाहता है, तो उसे सबसे पहले प्लेस करना पड़ेगा। प्लेस मतलब किसी ऐसी जगह पहुंचाना पड़ेगा जहां से ये पैसा क्या हो सके, वैध बन सके, है ना, लीगल बन सके। इलीगल है, इलीगल से लीगल बन सके, उसके लिए पहले उसे कोई सोर्स ढूंढना पड़ेगा, वहां पहुंचा देगा, उसे हम प्लेसमेंट कहेंगे। उसके बाद अलग अलग ट्रांजेक्शन दिखाए जाएंगे। बनाने के लिए, उसको वैध बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, ट्रांजैक्शन दिखाने पड़ेंगे, उसे हम लेयरिंग या स्थिरीकरण कहते हैं। और जब वो पूरा पैसा बैंकिंग चैनल में आ जाएगा किसी भी तरीके से, वो पैसा लीगल हो गया, तो उसको बाद में इकट्ठा कर लिया जाएगा, एकीकरण कर लिया जाएगा बाद में उसका।
इसे हम मनी लॉन्ड्रिंग का स्टेजेस कहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए सरकार ने एक एक्ट पास किया। उस एक्ट का नाम था पीएमएलए एक्ट। 2002 में इंट्रोड्यूस किया गया था सरकार के द्वारा। इस एक्ट में ही कस्टमर के बारे में बताया गया, ठीक है ना। और इस एक्ट में बताया गया कि अगर कोई भी व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होगा तो उसको अरेस्ट किया जाएगा। क्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रैक्टिसेस हैं इसी एक्ट में बताई गई हैं, वो आपका ख्याल है कि पार्ट नहीं है समझने का, बस मैं बता रहा हूँ आपको। सर एक बार दोबारा एक्ट के बारे में बताना, कौन सा एक्ट का था? पीएमएलए एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, धन शोधन निवारण अधिनियम, हिंदी में कहते हैं इसे हम धन शोधन निवारण अधिनियम, धन शोधन निवारण अधिनियम। क्लियर? यस सर। अब है हमारा ईएमआई, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। क्योंकि किसी भी लोन का जब ईएमआई बनाया जाता है तो उसमें दो पार्ट शामिल होते हैं, एक प्रिंसिपल अमाउंट होता है और दूसरा इंटरेस्ट होता है। जनरली होता है क्या है कि हम जब ईएमआई बनाते हैं तो पहले हम इंटरेस्ट का पार्ट ज़्यादा रखते हैं और प्रिंसिपल का पार्ट कम रखते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट का पार्ट ज़्यादा रखते हैं, प्रिंसिपल का पार्ट कम रखते हैं। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है इंटरेस्ट का पार्ट कम होता चला जाता है और प्रिंसिपल का पार्ट बढ़ता चला जाता है। इस तरीके से होता है। तो आपको ये याद रखना है कि ईएमआई बनाने में दोनों अमाउंट शामिल होते हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। एमसीएलआर है जो मार्जिनल कॉस्ट फंड बेस्ड लैंडिंग रेट। इसका मतलब ये है कि कोई भी बैंक जब लोन दे तो उसको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसको ऐसा लैंडिंग रेट रखना है कि उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट भी निकल जाए और उसको प्रॉफिट भी हो, है ना। ऐसा ना हो कि उसने ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट रख दिया, पता चला कि ऑपरेटिंग कॉस्ट भी नहीं निकल पा रही है और बैंक को लॉस होता चला जा रहा है। इसी को हम एमसीएलआर कहते हैं कि वो उस चीज़ का ध्यान में रख के लैंडिंग करेगा मार्केट के अंदर। 4 बज गए, टी ब्रेक के बाद मिलते हैं। हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे? स्क्रीन शो हो रही है आप लोग? केवाईसी वाला। स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? हाँ जी सर। ठीक है। यस सर। चैप्टर 5 पर आ गए हम। एनआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में जिक्र किया है इसके अंदर। तो इसमें जनरली जो मैक्सिमम जिक्र है वो चेक को लेकर ही है और चेक से रिलेटेड ही क्वेश्चन यहाँ पे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को बताया था कि जब भी कोई चेक इशू किया जाता है तो उसमें 3 पार्टी इन्वॉल्व होती हैं, ड्रॉर ड्रॉअर ड्रॉई और पेई। ड्रॉअर का मतलब होता है आहरणकर्ता, आहरणकर्ता है ना। ड्रॉई होता है आहरणी और पेई होता है प्राप्तकर्ता या अदाता जिसको पैसा पे किया जा रहा है। 3 पार्टी इन्वॉल्व होती हैं। ड्रॉअर होता है जो चेक लिखता है, जिसका चेक बुक है उसको हम ड्रॉअर कहते हैं। ड्रॉई जिस बैंक ने चेक बुक दी है उसे हम ड्रॉई कहते हैं। बैंक को कहते हैं, कहने का मतलब पे जिस व्यक्ति को पेमेंट किया जा रहा है, ठीक है। किसी भी चेक को जब लिखा जाता है तो उसमें डेट डाली सर जाती है। ड्राई कौन होता है? ड्राई। बैंक होता है, बैंक। तो जिस भी चेक को जब लिखा जाता है तो उस पर डेट डाली जाती है। उस डेट के बेसिस पर, उस डेट के बेसिस पे क्या होता है कि जो चेक की वैलिडिटी है वो 3 महीने की रहती है ना। कितने का रहता है? 3 महीने का वैलिडिटी रहता है। 3 महीने में वो चेक क्लियरेंस में चला जाएगा तो वो चेक क्लियर हो जाएगा। 3 महीने। सर यानी कि जो चेक है उस पे पहले से कोई डेट नहीं होती ना, जो चेक दे रहा है वो साइन करके देगा हाँ तब वही 3 महीने तभी की डेट डेट है। डलेगी, हाँ। पहले से तो कोई डेट होती नहीं है चेक पे। चेक नहीं, तो वो जब ब्लैंक। मतलब जिस दिन से लिखेगा उस दिन से 3 महीने है ना सर। हाँ हाँ हाँ।
तो ये है हमारा चेक। तो एक चेक और है जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, पीडीसी चेक, पोस्ट डेटेड चेक। वैलिडिटी को लेकर ही है ये। पोस्ट डेटेड चेक जिसको हम आगामी तिथि का चेक कहते हैं, ठीक है, या आदेशित चेक भी कह सकते हैं आप, नहीं आगामी तिथि का कहते हैं, सॉरी। तो आगामी तिथि का मतलब है कि जिसपे फ्यूचर की डेट पड़ी हुई है। मान लो कि आज नेहा ने कॉल किया कस्टमर को, आज है 28 अगस्त। कस्टमर ने बोला कि आप चेक कलेक्ट कर लीजिए, मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ। चेक कलेक्ट कराया, तो चेक कलेक्ट कराने में पता चला कि जो चेक है उस पे 5 सितंबर का डेट डाल दिया है। तो ऐसे चेक को अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि इस चेक को हम जब तक वो डेट नहीं आ जाती है उससे पहले इसको पेमेंट के लिए सबमिट नहीं कर सकते। क्लियर? क्लियर? नो सर, हाँ, नो सर, नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया बताओ, नाम बताओ। तो योग्यता। योगिता। योगिता देखो, आज आपने कस्टमर को कॉल किया, ठीक है, आपने कस्टमर को कॉल किया, आज है 28 अगस्त। उसने आपको बोला मैं पेमेंट करने के लिए एग्री हूँ, चेक कलेक्ट करा लीजिए। आप चेक कलेक्ट कराने के लिए भेजा तो उस पर 5 सितंबर की डेट डाल दिया उस चेक पे उसने। तो अगर आपके पास टाइम है इतना चेक क्लियरेंस कराने का, आप लेंगे 5 तारीख को बाद ही डालेंगे, तो आपके पास अगर टाइम है तो आप उस चेक को ले लेंगे, क्लियरेंस में डाल देंगे। अगर नहीं है तो आप नहीं ले पाएंगे। ले पाएंगे? ये आपकी साइकिलिंग पे डिपेंड करेगा ना, हाँ जी। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि उस चेक को हम ले लेते हैं, तो हमारे सामने चैलेंज क्या है इस चेक को एक्सेप्ट करने में? चैलेंज ये है कि उस डेट से 5 सितंबर से पहले हम इसको पेमेंट के लिए सबमिट नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूचर की डेट पड़ी हुई है इस पे, इसको सर। ठीक है। तो जो पीडीसी चेक होता है, पोस्ट डेटेड चेक, वो ऑन एंड आफ्टर सबमिट होता है। पेमेंट के लिए प्रेजेंट होगा ऑन एंड आफ्टर, उस डेट को या उस डेट के बाद। याद रहेगा आप लोगों को? हाँ। हाँ जी सर, हाँ जी। इससे रिलेटेड ना क्वेश्चन भी था, वो मेरे को समझ में नहीं आया था कि उसमें हाँ, ये था कि जो प्रेजेंटेड चेक दी हाँ, कि उसमें ना ये जो चेक दिया गया है उस पे डेट डली हुई है ऑन जबकि, एंड तो इसमें आफ्टर। जोखिम किस पे होगा इस पे? मतलब जो साइन कर रहा है या जिसको मिल रहा है उसको जोखिम होगा ना सर? जोखिम तो प्रोटेक्शन जो है, ठीक है ना। तो अगर उस पे जोखिम यही है कि वो चेक जो है ना उस टाइम से पहले प्रेजेंट नहीं हो पाएगा, अगर फ्यूचर की डेट का है तो। तो जोखिम इसमें यही जिस पूछा है कि व्यक्ति को जोखिम मिल रहा है उसको होगा होगा, किसको, उसको होगा जिस ना? व्यक्ति हाँ को जी। पेई को होगा उसमें, हाँ जी। है ना, पेई को होगा उसमें। समझ में आया मैं क्या समझाना चाहता था पीडीसी चेक में? हाँ हाँ जी। जी सर, आ गया। ओके। क्रॉसिंग ऑफ चेक आप लोगों को पता है कि हम चेक के फ्रंट पे या तो लेफ्ट कॉर्नर पे या जहाँ भी स्पेस खाली होता है फ्रंट पे, दो तिरछी लाइन बना देंगे, वो क्रॉस हो जाएगा चेक। क्रॉस होने के बाद चेक सिर्फ अकाउंट में ही क्लियरेंस में जा सकता है, वो ऑन काउंटर कैश में नहीं, कैश नहीं मिलेगा, क्लियरेंस में जाएगा। दो प्रकार की क्रॉसिंग बताई थी, जनरल क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल। अगर आप दो तिरछी लाइन भी खींच देंगे तो जनरल क्रॉस हो जाएगा। उसमें आप अगर अकाउंट पे ही लिखना चाहते हैं, नॉट नेगोशिएबल लिखना चाहते हैं, तब भी वो जनरल ही रहेगा। लेकिन अगर और आप। किसी दो तिरछी लाइन में अगर आपने बैंक का नाम लिख दिया तो वो स्पेशल क्रॉसिंग हो जाएगा फिर। तो फिर जिस व्यक्ति को वो दिया जा रहा है चेक, उस व्यक्ति का उस बैंक में अकाउंट होना चाहिए जो नाम उसमें डाला गया है, क्लियरेंस क्लियरेंस कराने के लिए। क्लियर? जी सर। यस सर। अब है चैप्टर 6, अलग अलग प्रकार के कार्ड्स के बारे में जिक्र किया है। आपको वैसे सारे कार्ड्स का मीनिंग पता है, लेकिन मैं क्रेडिट कार्ड पे थोड़ा जिक्र करना चाहता हूँ आप लोगों से कि क्रेडिट कार्ड जो है
ये प्लास्टिक मनी के रूप में भी जाना जाता है। तो बैंक क्या करता है, अरे आप लिखने का काम मत करो, अभी लिख बाद में लेना, मैं आपको भेज दूंगा ना, आप समझने पे ध्यान दो, अभी सब बाद में लिख लेना, जब वीडियो देखोगे तब भी तो दिखेगा ये सब आपको। क्रेडिट कार्ड जो है ना, क्रेडिट कार्ड क्या है कि बैंक के द्वारा कस्टमर को एक कार्ड दिया गया है प्लास्टिक मनी के रूप में, और इसमें एक उधारी की लिमिट दे दी जाती है कि ये एक उधारी की लिमिट है, इतनी लिमिट तक एक कस्टमर बैंक का पैसा उधारी पे यूज कर सकता है। और कस्टमर को ये इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि आप अपने कार्ड का जो भी यूज करेंगे उसका एक बिलिंग डेट होगा, फिक्स बिलिंग डेट होगा आपका हर महीने, उस डेट से पहले पहले आपने जो भी इसका यूज किया होगा वो बिल में जुड़कर आ जाएगा आपके। उस बिल पे आपकी एक ड्यू डेट होगी, उस ड्यू डेट पे अगर आप पैसा पे कर देते हैं तो आपको किसी प्रकार का इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ये क्रेडिट कार्ड का है। उसमें एक टोटल अमाउंट ड्यू होगी, एक मिनिमम अमाउंट ड्यू होगी, दोनों में से कोई भी पे कर देंगे तो डिफॉल्टर नहीं बनेगा कस्टमर। टोटल अमाउंट ड्यू करेगा तो उसको कोई इंटरेस्ट आगे पे नहीं करना पड़ेगा, मिनिमम अमाउंट ड्यू पे करेगा तो आगे वाले नेक्स्ट बिल में इंटरेस्ट जुड़कर आ जाएगा, क्योंकि उसने पैसा पूरा पे नहीं किया, चार्जेस जुड़कर आ जाएंगे। अब क्या है कि क्रेडिट कार्ड में एक सुविधा और है कि अगर कस्टमर मान लो उसने परचेजिंग किया, उसको लगता है ये पूरा पैसा मैं एक बार में नहीं चुका पाऊंगा, तो वो ईएमआई की सुविधा भी बनवा सकता है, उसके अंदर ईएमआई में कन्वर्ट करा सकता है। तो जितना नंबर ऑफ ईएमआई वो बनाएगा उसी के अकॉर्डिंग जो भी एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा बैंक उससे चार्ज करेगा। ये क्रेडिट कार्ड है। जनरली 25 से 50 दिन का टाइम दिया जाता है पे करने के लिए, लेकिन ये बैंक की पॉलिसी पे भी अलग अलग हो सकता है, बैंक टू बैंक डिफर भी हो सकता है। अब मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट क्या है, जब हमने क्रेडिट कार्ड पढ़ाया था तो आपको बताया था कि जब भी कोई क्रेडिट कार्ड यूज होता है तो उसमें कई सारी पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है। कार्ड होल्डर, कार्ड इशू करने वाला बैंक, ठीक है, मर्चेंट, मर्चेंट मतलब जहाँ पे ये क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट किया जा रहा है। मर्चेंट क्या करता है, कोई सामान बेच रहा है या कोई सर्विसेज बेच रहा है और वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ले रहा है ना, तो वो मर्चेंट की जो जगह है उसी को हम मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। जो मर्चेंट की जगह है, कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, पेट्रोल पंप हो सकता है, कोई होटल हो सकता है, ठीक है, कोई क्लब हो सकता है, कोई मान लो थिएटर हो सकता है ना, उधर क्रेडिट कार्ड से आपने पेमेंट किया है, वो मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट है। तो जहाँ पे मर्चेंट का जो बैंक है, मर्चेंट का जो बैंक है उसे हम अक्वायरिंग बैंक या कलेक्टिंग बैंक के नाम से भी जानते हैं। याद रहेगा ये सब आपको? हाँ जी। तो सर सब याद है। हाँ। मेंबर कार्ड जो है, मेंबर कार्ड किसी होटल या रेस्टोरेंट के द्वारा अपने कस्टमर को दिया जाता है कि वो होटल और रेस्टोरेंट की सर्विसेज पहले यूज कर सकता है उस कार्ड के थ्रू, और बाद में जो बिल आएगा उसका पेमेंट वो कर देगा, ठीक है। ये मेंबर कार्ड है। माइक्रो एटीएम बैंक मित्र के पास होता है, एक ये डिवाइस होती है बैंक मित्र के पास, है ना, जो कि आपने देखा ना कार्ड मशीन होती है उसी तरह की होती है दिखने में, पूरी उसी तरीके की दिखती है वो, कुछ अलग सा नहीं होता है, उसी तरह का दिखता है। तो उसमें क्या है कि ये माइक्रो एटीएम जो है, इसको माइक्रो एटीएम इसलिए भी बोलते हैं कि ये छोटा मोटा विड्रॉल कोई करना चाहता है। अब मान लो रूरल एरियाज में तो एटीएम मशीन नहीं होती हैं, आज भी इंडिया में बहुत ऐसे रूरल एरिया जहाँ कोई एटीएम मशीन नहीं होगी, तो वो विड्रॉल कैसे करेंगे, तो बैंक मित्र वहां पे अपॉइंट कर दिया जाता है। तो जो बैंक मित्र अपॉइंट किया जाता है वही उनके पास ये डिवाइस होती है, एक माइक्रो एटीएम, जो कि क्रेडिट कार्ड मशीन जैसी दिखती है, या आपने बस कंडक्टर के पास देखी होगी, एक होता है ना जिससे वो पर्ची काटता है, टिकट काटता है, देखा है आप हाँ लोगों जी ने, सर, ऐसा ही दिखता हाँ है, वो सर दिखने देखा में है ऐसा सर। ही होता है। लेकिन क्या होता है कि वो बैंक के साथ, बैंक के सर्वर के साथ कनेक्ट होता है, क्योंकि बैंक मित्र को दी जाती है, सबको नहीं दी जाती है। वो बैंक मित्र अरे जो, सर हमारे पास है। हाँ किसके पास है? जी है अभी आपके पास, अभी है? मेरे पास है सर। अभी है किसी के पास तो दिखाओ जरा, दिखा दो इन्हें, किसी के पास है तो देख ये है। लो सब, देखो ये रहा, हाँ इनके पास छोटा सा है, फंक्शन करता होगा ये भी, ठीक है। सर इसमें इससे तो पर्ची बाहर आती होगी ना, सिर्फ बिल। नहीं नहीं, इसमें ये कार्ड कार्ड इंसर्ट करेंगे, जो एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड लेकर आएगा ना उसको ये इंसर्ट ये करेंगे, लगाया था।
तो वो बैंक से सिंक होगा और ये क्या करेंगे, उसको डेबिट करा देंगे, और जो पैसा उसने डेबिट किया है ये उसको कैश दे देंगे, उसको जिस व्यक्ति को कैश की जरूरत, उसके अकाउंट से डेबिट करा के ये कैश दे देते हैं उसे। लेकिन ये बैंक के से ऑथराइज होते हैं ना, वही यूज करते हैं, सबको नहीं दी जाती ये बैंक से ऑथराइज्ड है। ठीक है ना, ये है। क्लियर है? ये यस। अब तो माइक्रो एटीएम समझ में आ गया ना क्या है? ठीक है। देखिए, अब है आपका सिविल। सिविल का फुल फॉर्म है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। ये आरबीआई, कौन है ये? आरबीआई के द्वारा बनाया गया है ये। सिविल है क्या? सिविल एक तरह का ये ऑर्गेनाइजेशन ही है जो क्या करता है कि इसके साथ में सारे बैंक्स मैक्सिमम और सारी जो एनबीएफसीज हैं वो जुड़ी हुई हैं। तो जब भी कोई पर्सन कोई भी लोन लेता है तो ये उसका एक सिविल अकाउंट बना देते हैं एक तरीके से उसके अंदर। और जैसे जैसे वो पेमेंट करेगा उसकी पेमेंट की हिस्ट्री वहाँ पे जनरेट होती चली जाएगी कि ये व्यक्ति कंटिन्यू पेमेंट कर रहा है, या इसने कुछ ईएमआई में डिफॉल्ट किया है, या इसने सेटलमेंट कराया है लोन का, वो सब वहाँ पे शो होगा। इसको बनाने का पर्पज बस इतना सा है कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए लोन के लिए आया है तो बैंक उसका प्रीवियस क्रेडिट हिस्ट्री चेक कर सके कि जिस व्यक्ति को हम लोन दे रहे हैं वो सच में सही इंटेंशन का है या नहीं है। ये जानना ही है मेन। अगर जिसका सिविल हिस्ट्री अच्छा है तो उसको बैंक आसानी से लोन इसलिए दे देता है कि भैया ये ईमानदार पर्सन है और हमारा पैसा लेके भागेगा नहीं, लोन दे देगा ये। आया समझ? हाँ जी सर, आ गया। सर एक बार फुल फॉर्म बता दो। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। और इसमें 300 से लेके 900 तक सिविल स्कोर होता है ना, 300 से लेके 900 तक सिविल स्कोर होता है। सर नॉर्मल लोन के लिए कितना चाहिए होता है सिविल? अगर किसी का 750 है तो उसको जनरली क्रेडिट कार्ड और लोन सभी दे दिए जाते हैं, बट सेकंड उसकी इनकम और सोर्स पे भी डिपेंड करेगा कितना मिलेगा। 300 से 900 के 900 रहता है इसका सिविल का जो होता है। ठीक ठीक है है। ना, रेंज जो है ना, रेंज वो 300 से 900 के बीच में रहती है। और 750 किसी का है तो वो अच्छा माना जाता है, उसको क्रेडिट कार्ड वगैरह मिल जाता है आसानी से, लोन भी मिल जाता है। मेरा सर 791 है, मेरे को तो मिला नहीं। क्या कह रहे हैं गौरव? आपको नहीं सेवन मिला? नाइनटी वन है सर मेरा क्रेडिट स्कोर। तो आपको दिया नहीं क्रेडिट कार्ड, ये कह रहे हैं? हाँ जी। तो आपने ये बता दिया होगा ना आप डीआरए हैं। पता नहीं सर, मैंने ये तो नहीं बताया, बाकी मैंने अप्लाई भी नहीं किया, एक बार किया था बस, फिर मैंने किया। हाँ, अगर आप ये बता देंगे ना आप डीआरए हैं तो आपको देगा नहीं बैंक आसानी से। क्यों सर, उससे क्या होगा? आप खुद सोच सकते हैं क्यों सारा नहीं खेला देगा। पता है ना सर, हमें रिकवरी का। रिस्क है उसको आपसे। ठीक है, चलिए। डीआरए को लोन नहीं मिलता आसानी से। सर अगर ना बताएं कोई ऐसा तरीका तो नहीं है वो फाइंड आउट कर ले कि ये दिया नहीं, इसमें फाइंड है कि आउट तो नहीं? नहीं कर पाते हैं, लेकिन जनरली ऐसा है कि अगर आप जिस बैंक में आपकी सैलरी वैलरी आती है उसको तो खैर पता चल ही जाता है ना कि आप किस क्या काम करते हैं क्या नहीं, है ना। जी जी। हम्म। लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखना कि अगर आप एज अ डीआरए लोन ले लेते हैं और आपने किसी भी प्रकार का डिफॉल्ट कर दिया तो फिर आप जॉब नहीं कर पाएंगे। हाँ सर, सिविल देखते हैं उसमें भी। ठीक है, आप जॉब नहीं कर पाएंगे। और दूसरा, आज के टाइम पे अगर आप इंडस्ट्री लीव भी करते हैं और किसी अच्छी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं एमएनसी वगैरह भी,
तो आज वहां भी सिविल चेक होता है। अगर आपका सिविल खराब है ना, तो वो भी नहीं देंगे आपको जॉब। वो लोग भी सिविल खराब वाले पर्सन को जॉब नहीं देते आज की डेट में। सिर्फ बैंक में ही नहीं, एमएनसी में भी चेक होने लग गया ये। आया समझ आपको? आजकल सिविल हाँ सर सर। कैरेक्टर की तरह हो गया है। हाँ। फाइनेंशियल तो कैरेक्टर के वो हाँ, यूज फाइनेंशियल होता है। करेक्टर ही है ये एक तरीके का, और क्या है। जी जी। चलिए आगे चलते हैं। रिटेल लोन्स में हाउसिंग, व्हीकल, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, ओवरड्राफ्ट के बारे में समझ लेते हैं। हाउसिंग लोन, देखिए रिटेल लोन में पहले कुछ चीजें ये समझ लीजिए कि रिटेल लोन जो होता है वो जनरली हम मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए देते हैं ज़्यादातर केसेस में। और जो हमारा वो है क्रेडिट अमाउंट भी है, वो भी स्मॉल और मीडियम होता है, एक्सेप्ट हाउसिंग लोन, है ना। ज़्यादातर हाउसिंग लोन को छोड़ के अमाउंट जो होता है वो स्मॉल या मीडियम होता है। हाउसिंग लोन जो है सबसे बड़ा सेगमेंट है रिटेल लोन का। और इस ये दिया जाता है किसी प्रॉपर्टी को परचेस करने के लिए, लैंड को या बिल्डिंग को, या कंस्ट्रक्शंस के लिए, रेनोवेशन के लिए। और इसमें हम जिस व्यक्ति को दे रहे हैं उस व्यक्ति से हम मॉर्टगेज कर लेते हैं प्रॉपर्टी का पेपर, और उसको दे देते हैं हम लोग। मॉर्टगेज मतलब सिक्योरिटी चार्ज कर लेते हैं। मॉर्टगेज जो नीचे लिखा हुआ है ना, तो जो भी हाउसिंग लोन लगेगा, हाउसिंग लोन में मॉर्टगेज का सिक्योरिटी चार्ज करेंगे हम। ये यहाँ कवर हो गया, देखिए नीचे वाला। ठीक है। व्हीकल और कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, व्हीकल लोन किसी भी टू व्हीलर, थ्री व्हीलर या फोर व्हीलर को फाइनेंस करता है। ये न्यू भी करता है, सेकंड हैंड भी करता है। तो व्हीकल लोन में क्या है, या कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, आपको पता है कि घर के प्रोडक्ट जो भी अप्लायंसेस हैं, कुछ मान लो आप एसी, टीवी, वॉशिंग मशीन का वॉशिंग मशीन, फोन, कुछ भी अगर आप परचेस मूवेबल करना चीज। चाहते हैं, हाँ, तो आप क्या है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन ले सकते हैं। तो इन दोनों ही केस में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट का पोजीशन है और ओनरशिप जो होती है वो बोरोवर के नाम पे चली जाती है फ्रॉम द फर्स्ट डे। तो ऐसे में अगर वो मान लो पैसा नहीं देता वापस, तो उससे हम पैसा वो वापस नहीं दे रहा है, तो हम अपने प्रोडक्ट को वापस लेके बेचकर अपना पैसा निकालना चाहें तो वो कैसे लेंगे। उसी के लिए हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी चार्ज करते हैं इन दोनों पे। तो जो सिक्योरिटी हम चार्ज करते हैं वो होती है हाइपोथिकेशन। इस सिक्योरिटी को चार्ज करने के बाद बैंक के पास ये राइट आ जाता है कि अगर वो पैसा नहीं पे कर रहा है तो हम अपना प्रोडक्ट वापस ले सकते हैं उससे। ठीक है। हाइपोथिकेशन जो लगता है वो व्हीकल लोन और कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन में लगता है। क्लियर? यस सर। तो आपका हाइपोथिकेशन और मॉर्टगेज भी यहाँ क्लियर हो गया क्या है। मनीषा, समझ में आ रहा है? आवाज नहीं आ रही। सर आ रहा है। ठीक है। अब है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट आपको बताया था कि करंट अकाउंट होल्डर को यह सुविधा दी जाती है। ये हम इसलिए देता है बैंक इसको, इस सुविधा को, कि करंट अकाउंट होल्डर जो होते हैं वो बिजनेस करने वाले लोग होते हैं। और बिजनेस में रोज पैसा तो आता नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि रोज ही पैसा आएगा। कई बार कई कई दिन तक नहीं आता, फिर आता है तो एकदम से आ जाता है। बहुत बार ऐसा होता है। तो अगर मान लीजिए कि पैसा नहीं आया है, और बिजनेस तो रोक नहीं सकते, बिजनेस को चलाने के लिए खर्चे की जरूरत होती है, तो ऐसे में कुछ समय के लिए अगर किसी बिजनेस करने वाले व्यक्ति को पैसे की जरूरत है, तो वो ओवरड्राफ्ट की सुविधा ले लेता है कि अगर मुझे जरूरत पड़े तो मैं आपका इतना पैसा उधारी पे यूज कर लूंगा, जिसके बदले मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा। तो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अकाउंट होल्डर को ओवरड्राफ्ट देगा या नहीं देगा, ये बैंक की चॉइस है। ऐसा नहीं कि करंट अकाउंट होल्डर सब हैं तो सबको ओवरड्राफ्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ये एक टेम्पररी या एडवांस है। ये टेम्पररी क्या है, एडवांस है, कुछ समय के लिए दिया जाता है कि आप उसको यूज करें और पैसा वापस कर दें जब आपके पास आ जाए। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें हाई होता है। ठीक है। ये है ओवरड्राफ्ट। एग्रीकल्चर लोन आपको बताया है कि एग्रीकल्चर लोन जो होता है वो क्या होता है। एग्रीकल्चर लोन जो कि एग्रीकल्चर के अलग अलग पर्पस के लिए दिया जाता है, क्रॉप लगाने के लिए, लैंड डेवलपमेंट के लिए, मैकेनाइजेशन के लिए, कोई इक्विपमेंट खरीदना है उसे हम मैकेनाइजेशन कहते हैं, इरिगेशन सिंचाई के लिए,
ठीक है। हॉर्टिकल्चर यानी फल फूल सब्जियों को उगाने के लिए, पशुपालन के लिए, ये सभी एग्रीकल्चर लोन में आ जाते हैं। और केसीसी जो है, किसान क्रेडिट कार्ड जो है, वो भी इसलिए दिया जाता है कि जब तक उसका फसल तैयार नहीं हो जाता और जो भी उसकी ज़रूरतें हैं उधारी पे वो यूज कर सके, बाद में चुका दे। तो ये सर एग्रीकल्चर इसको लोन हिंदी का में क्या कॉन्सेप्ट बोलते है। हैं? किसे? एग्रीकल्चर वाले लोग कृषि कृषि ऋण। क्या सर? कृषि ऋण, कृषि ऋण। कृषि। एग्रीकल्चर को कृषि कहते हैं ना। किसान क्रेडिट कार्ड। हाँ, वो एग्रीकल्चर लोन के अंदर ही आ गया, किसान किसान क्रेडिट कार्ड जो है ना। अब है मुद्रा योजना। देखो इसमें से हर बार सवाल आ रहा है मुद्रा योजना। तो मुद्रा योजना बेसिकली जो गवर्नमेंट के द्वारा ये लाई गई है। और इस मुद्रा योजना का जो मेन पर्पस था वो ये था कि जितने भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, अगर वो अपना खुद का सेटअप करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को लोन की सुविधा मिले और सेल्फ एम्प्लॉयड बन सके, अपना खुद का काम स्टार्ट कर सकें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बन सके। ठीक है, स्टार्टअप कर सके, ऐसे लोगों के लिए ये मुद्रा योजना लाई गई थी। अब क्या है कि ये जो मुद्रा योजना है, सुन रहे हैं आप? हाँ जी। हाँ, ये जो मुद्रा योजना है, इसमें 3 सेगमेंट बनाए गए थे: शिशु और किशोर और तरुण, है ना। 3 बनाए गए थे। उसमें आपको बताया भी था मैंने पहले भी, देखो यहाँ लिखा कल हुआ बताया है, था सर, शिशु, 0 से किशोर 50। और तरुण। तो जो शिशु है, शिशु का मतलब क्या? छोटा बच्चा, है ना। उसको ये किसी व्यक्ति की एज स्टेज के ऊपर इसको बनाया गया है, नाम उसके ऊपर दिया गया है। शिशु का मतलब है जिसको छोटे लोन की जरूरत है, 0 से 50,000 तक की, उसे शिशु में डाला गया है। किशोर में डाला गया है जिसको 50,000 से लेके 50,000 से ऊपर, यानी 50,000 एक से लेकर 5 लाख तक की जिसको जरूरत है, वो किशोर की कैटेगरी में आएगा। जिसे 5 लाख से ऊपर की जरूरत है, 5 से 10 लाख तक की, वो आएगा तरुण की कैटेगरी में, यानी 5 लाख 1 रुपये से लेकर 10 लाख तक, वो तरुण की कैटेगरी में आ जाएगा। इसको याद रखना है ना, आपसे पूछ सकता है कि कौन सी कैटेगरी किस में आएगी। 0 से 50,000 आएगा शिशु में, 50,000 1 से 5 लाख आएगा किशोर में, 5 लाख 1 से लेकर आएगा 10 लाख तक तरुण में। ये याद रखना है आपको, यही पूछेगा वो आपसे। किशोर वाला एक बार दोबारा बताना, किशोर में कितना? 50,000 1 से 5 लाख तक। जैसे कि सर हम लोग, हम लोग? क्या हम लोग? मतलब किशोर है ना हम भी तो। हाँ। तो ये हाइपोथिकेशन किशोर। और मॉर्टगेज हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम प्लेज की बात करते हैं। प्लेज का मतलब होता है गिरवी। हाइपोथिकेशन को हम दृष्टि बंधक कहते हैं, प्लेज को गिरवी कहते हैं, और मॉर्टगेज को बंधक कहते हैं। ठीक है। प्लेज, ये दो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। हाइपोथिकेशन बता दिया, मॉर्टगेज बता दिया। प्लेज, प्लेस क्या है? प्लेस का मतलब है गिरवी रखना। तो कोई भी, मान लीजिए ऑर्नामेंट है या कोई भी ज्वेलरी है, ऐसी चीज को हम प्लेस करते हैं, गिरवी रखते हैं। पहले हम उस सामान को अपने पास गिरवी रखेंगे, फिर लोन देंगे। जो उसका वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग लोन मिल जाएगा। तो कोई भी गोल्ड लोन, ज्वेलरी के अगेंस्ट लोन, किसी ऑर्नामेंट्स के अगेंस्ट जो लोन दिया जाता है, उस पे हम प्लेस सिक्योरिटी चार्ज करते हैं, प्लेस लगाते हैं उस पे हम, कि पहले हम सामान ले लेंगे, फिर उसको दे देंगे और उस पे हम साइन करा लेंगे उससे, प्लेस सिक्योरिटी करा के, कि अगर आप पैसा पे नहीं करेंगे हमसे टाइम पे, तो एक हम आपको नोटिस भेजेंगे। नोटिस कर देने पर भी अगर आपके पास से पैसा नहीं आएगा तो आपके सामान को क्या करेंगे? बेच देंगे। क्लियर? यस सर। ठीक है।
अबे चैप्टर 9 लोन डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें डिमांड प्रॉमिसरी नोट के बारे में बताया। वैसे फॉर्म भी है, एग्रीमेंट भी है, वो आप जानते ही हैं फॉर्म क्या होता है, एग्रीमेंट में क्या होगा। एग्रीमेंट में टर्म्स कंडीशंस लिखे जाएंगे लोन के। डीपीएन क्या है? डिमांड प्रॉमिसरी नोट। यह एक तरह का प्रॉमिस नोट है जो हम बोरोवर से साइन कराते हैं कि जब भी बैंक अपना पैसा वापस मांगेगा बोरोवर को देना पड़ेगा वापस। ये क्या है? डीपीएन है जो हम उससे साइन कराते हैं। स्टैंपिंग, जो आपको बताया था कि स्टैंप एक्ट है हमारा, उस एक्ट के अनुसार अगर कोई भी डॉक्यूमेंट बैंक और कस्टमर के बीच साइन किया जा रहा है और वो लीगल डॉक्यूमेंट की कोई स्टैंप ड्यूटी बनती है, तो वो स्टैंप ड्यूटी एक्यूरेट पे होनी जरूरी है। अगर वो एक्यूरेट पे नहीं हुई तो बाद में उस डॉक्यूमेंट को इनवैलिड करार दे दिया जाएगा। अगर वो कोर्ट में केस चला गया और देखा गया कि स्टैंप ड्यूटी प्रॉपर पे नहीं थी, डिफेक्ट हुआ है उसके अंदर, तो वो डॉक्यूमेंट इनवैलिड मान लिया जाएगा। क्लियर? सर यही समझा दो, स्टेपनी का मैं भूल गई। किसका? स्टैंपिंग का। स्टैंपिंग स्टैम्प ड्यूटी को लेकर है। कोई इसकी क्या जरूरत पड़ती है वो लीगल बता दो। डॉक्यूमेंट जो होता है, अगर आप कोई लीगल डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसका एक स्टैम्प ड्यूटी होता है ना, कि कितने, जैसे आप स्टैम्प पेपर लेते हैं, आप 100 रुपए का स्टैम्प पेपर ले रहे हैं मान लीजिए, तो आप क्या 10 रुपए पे करके 100 रुपए का ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना। नहीं। ऐसी स्टैम्प ड्यूटी होती है हर चीज की। तो अगर कोई स्टैम्प ड्यूटी बन रही है, मान लीजिए कि उसके ऊपर आपको 5 रुपए की स्टैंप लगानी थी किसी डॉक्यूमेंट पे, आपने लगा दी 1 रुपए की, तो वो क्या है कि आपने प्रॉपर पे नहीं किया ना, तो वो क्या होगा? इनवैलिड हो जाएगा, वो एक्सपायर। फिर डिफेक्ट हो गया उसके अंदर। चैप्टर 10 है आपका, वो एसेट्स क्लासिफिकेशन को बताता है। तो मैंने आपको बताया था कि लोन अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो परफॉर्मिंग माने जाएंगे, परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो नॉन परफॉर्मिंग माने जाएंगे। दो प्रकार की एसेट्स है, परफॉर्मिंग एसेट्स और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। हम किसी भी लोन को 90 दिन तक परफॉर्मिंग में ही मानते हैं। अगर 90 दिन में एक भी ईएमआई वापस आ गई तो परफॉर्मिंग ही रहेगा। लेकिन अगर लगातार 3 ईएमआई बाउंस हो गई और 90 दिन तक हमारा एक भी ईएमआई नहीं आया, लगातार 3 ईएमआई बाउंस हुई, 90 दिन तक कोई पैसा नहीं आया, दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी, तो हमारा अकाउंट जो होगा वो एनपीए में चला जाएगा 91 डेज से। एनपीए में जाने के बाद भी 3 कैटेगरी बताई थी आपको, सब स्टैंडर्ड, अब मानक जो है, और डाउटफुल, संदिग्ध, लॉसफुल। और लास्ट है लॉस यानी हानि। है ना, 3 है ये। तो उसमें बताया था 91 दिन से 365 दिन तक वो सब स्टैंडर्ड में रहेगा। 365 पूरा दिन होने के बाद वो चला जाएगा डाउटफुल में। डाउटफुल में कब तक रहेगा इसका कोई टाइम डिफाइन नहीं है। ये बोरोवर के साथ क्या कंडीशन है, क्या उसके साथ डिस्कशन चल रहा है, क्या वो कमिटमेंट दे रहा है, क्या हमारा फॉलोअप चल रहा है, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। लेकिन लॉस में कोई अकाउंट तभी जाएगा जब बैंक का इंटरनल ऑडिटर या आरबीआई का इंस्पेक्टर अगर उसको ये डिक्लेयर कर देता है कि अब इस अकाउंट से पैसा आने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो वो क्या करेगा? लॉस में चला जाएगा फिर। क्लियर? यस सर। एसएमए जो है स्पेशल मेंशन अकाउंट है, जिसको आप एजेंसी में बकेटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा अकाउंट एनपीए ना हो, हम इतना वेट नहीं करेंगे कि हमारा अकाउंट एनपीए होगा तब हम काम करेंगे। ऐसा नहीं, बैंक पहले से ही काम करना शुरू कर देता है कि अकाउंट एनपीए ना हो, इसके लिए पहले से कार्रवाई कर ली जाए। तो इसलिए अकाउंट का स्पेशल मेंशन अकाउंट डाल दिया जाता है, स्पेशल SMA 0, SMA 1, SMA 2। तो SMA 0 में 0 से 30 दिन तक के अकाउंट होते हैं, SMA 1 में 31 से 60 दिन, और SMA 2 में 61 से 90 दिन रहते हैं, कि जिससे कि आपको पता रहे कि इसका कितने टाइम से ओवर ड्यू चल रहा है। अब हम उसको एनपीए ना होने दें, आपकी कोशिश ये रहे उसमें। इसको कैटेगराइज इसलिए किया जाता है। चैप्टर 11। चैप्टर 11 में सरफेसी एक्ट, डीआरटी और डीआरएटी के बारे में बताया गया है। सरफेसी एक्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सरफेसी एक्ट 2002 में सरकार के द्वारा पास किया गया बैंक के फेवर में। और यह एक्ट इसलिए पास किया गया ताकि जो कोर्ट के अंदर जो हियरिंग है, कोर्ट का जो प्रोसीजर है बहुत स्लो है, और बैंक का पैसा डूब जाता है अगर वो कोर्ट के चक्कर में पड़ जाता है। तो इसलिए वो क्या किया गया कि ये एक्ट पास करके बैंक के फेवर में बैंक को पावर दे दी गई कि लीगल कार्रवाई आप खुद कर सकते हैं।
लेकिन सर इस एक्ट आप को हिंदी में भी ये सब बोलते हैं। क्या कहते हैं? मैं कह रही हूँ इस एक्ट को, सरफेसी एक्ट जो है, इसको हिंदी में भी ये हिंदी में भी सरफेसी ही बोलते हैं इसे। तो इसमें क्या है ओके कि सर। जो सरफेसी एक्ट है उसकी कुछ कंडीशन है। ऐसा नहीं कि बैंक सारे लोन पे सरफेसी एक्ट लगा देगा। तो उन्होंने कुछ एक्ट में कुछ कंडीशंस डाली है कि सबसे पहले तो ये एक्ट उसी लोन पे एप्लीकेबल होगा जो सिक्योर्ड होगा, अनसिक्योर्ड पे नहीं लगेगा। ये सिक्योर्ड होना चाहिए। लोन अमाउंट कम से कम 1 लाख से ऊपर का होना चाहिए। तीसरा, एनपीए होना चाहिए वो अकाउंट। चौथा कि 20% लोन अमाउंट का बचा हुआ होना चाहिए। और पांचवा यह है कि आप एग्रीकल्चर लैंड को सरफेसी एक्ट में नहीं अटैच कर सकते। ये कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो आप सरफेसी एक्ट का यूज कर सकते हैं। 60 दिन पहले नोटिस भेजना पड़ेगा, उसमें सारी डिटेल होंगी। बोरोवर को 60 दिन का टाइम दिया जाएगा। अगर वो पे कर देता है तो ठीक है, नहीं पे करेगा तो आगे की कार्रवाई होगी। फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, उस जिस प्रॉपर्टी को अटैच करने जा रहे हैं उस प्रॉपर्टी को फिजिकल उस सिंबॉलिक पोजीशन लेंगे। उस पर नोटिस वगैरह सील करा के लगाएंगे कि अब ये बैंक के पास आ गई है। और फिर उसका वैल्यूएशन करवाएंगे किसी गवर्नमेंट सर्टिफाइड वैल्यूअर से। इसकी वैल्यू कितनी है प्रॉपर्टी की, ताकि कल को बोरोवर ये ना बोले कि इन्होंने जानबूझकर मेरा मकान सस्ते में बेच दिया। उसके बाद उसका एड देंगे 2 न्यूज़पेपर में, लोकल और नेशनल न्यूज़पेपर में। उसके बाद ऑक्शन लगाया जाएगा और सामान जो प्रॉपर्टी है बेच दी जाएगी। और उसके बेचने के बाद बैंक का पैसा निकलने के बाद कोई पैसा बच रहा है तो उसको फिर क्या होगा, बोरोवर को वापस दे दिया जाएगा वो पैसा। क्लियर? क्लियर यस सर। सर। सर 1 लाख क्या बताया आपने, 1 लाख से कम या ज्यादा? 1 लाख से ऊपर होना चाहिए। सर लोन? उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस, लोन नहीं, बचा हुआ पैसा। क्लियर? यस सर। रिकवरी थ्रू कंप्रोमाइज सेटलमेंट, जो आप लोग करते हैं सेटलमेंट कस्टमर के साथ में, आप सेटलमेंट करते हैं ना, ये वही है कंप्रोमाइज सेटलमेंट। हम कब करते हैं कंप्रोमाइज सेटलमेंट? जब हमारा कोई मान लीजिए कि टाइम पीरियड केस डालने का, लीगल केस डालने का चला गया है तो हमारा नहीं होगा। ठीक है। और कोई डॉक्यूमेंटेशन हमारा मिस हो गया है तो नहीं होगा। तो फिर हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं उससे। तो कंप्रोमाइज सेटलमेंट में आप ये भी देख सकते हैं, जो डीआरटी डीआरएटी का आपको बताया था, लोक अदालत बताया था ना, वो भी क्या है, कंप्रोमाइज सेटलमेंट का ही एक जरिया है। इनके जरिए भी बैंक और बोरोवर क्या कर सकता है, अपना कंप्रोमाइज कर सकता है। ठीक है। क्लियर? यस सर। हाँ। चैप्टर जो 12 है आपका, उसमें कलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया गया है कि कलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या है उसमें। एक बार मैं आपको बता देता हूँ। वैसे आपको पढ़ा दिया है ये। इसमें वही है कि ईएमआई कैसे ली जाती है, किन बैंक ईएमआई कैसे बनाता है। लोन रीपेमेंट का मतलब क्या है? लोन रीपेमेंट का मतलब कि जो लोन दिया गया है उसका पैसा बोरोवर से वापस लेना, वो लोन रीपेमेंट है। ठीक है, यह है। और कस्टमर के साथ आप मीटिंग करने से पहले किन बातों का ध्यान रखेंगे वो बताया है। तो क्या किन बातों का ध्यान रखेंगे? आईडी कार्ड होना चाहिए, आपका ग्रूम होना चाहिए, आपको ड्यूज कितने उससे लेने हैं उसका क्लियरेंस होना चाहिए आपके पास, आप कौन कौन सा पेमेंट मोड एक्सेप्ट कर सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। मीटिंग का टाइम लेना है आपको। ये सारी चीजें क्या है, कस्टमर से आप मिलने जा रहे हैं उससे पहले की है। कस्टमर से मिलते टाइम किन बातों का ध्यान रखना है वो बताया है इसमें। तो ये सारी चीजें तो आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं, आपको आइडिया भी है, तो इसलिए उस पर जिक्र करने का कोई ज्यादा फायदा नहीं है। डीआरए कौन होता है, चैप्टर 13 में बताया है। आप लोग डीआरए हैं,
आप लोगों का रोल क्या है? पैसा कलेक्ट करना, कौन सा ड्यूज कलेक्ट करना ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, और उसको रेमिट करना। रेमिट मतलब ट्रांसफर करना। किसको ट्रांसफर करना? जो पैसा प्रधान को। कलेक्ट किया है अपने प्रिंसिपल को, है ना, जो जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, उसको पैसा ट्रांसफर करना है आपको। ऑम्बर्ट्समैन स्कीम क्या है, इसको समझ लीजिए। ऑम्बर्ट्समैन स्कीम बेसिकली क्या है कि अगर मान लीजिए कि किसी कस्टमर को किसी प्रकार से परेशान किया जा रहा है, या उसकी कोई समस्या है जिसका निपटारा बैंक नहीं कर रहा है, तो ऐसे में क्या है, आरबीआई ने ये ऑम्बर्ट्समैन बनाया हुआ है कि अगर बैंक उसको परेशान कर रहा है या उसकी किसी प्रॉब्लम को वो नहीं समझ रहा है, तो कस्टमर अपनी परेशानी यहाँ पे दे सकता है। अगर बैंक उसको नहीं एंटरटेन कर रहा है, तो वो अपना दे सकता है यहाँ पे। ये है। सर इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? ओम्बड्समैन ही लिखा हुआ आता है वैसे, कुछ उसको कई बार लेखपाल लिखा हुआ आता है इसमें। आप देखिए यार एक बार आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, चैप्टर 13 में लास्ट में ही दिया हुआ है ये बिल्कुल, वहाँ क्या लिखा हुआ है, एक बार देखिए आप। सर इसके 13 तहत कस्टमर कंप्लेंट कर सकता है ना? हाँ 13.11 दिया होगा जो टॉपिक है। सर इसका है एकांकीकृत लोकपाल योजना। हाँ लोकपाल है, ठीक है ना, लोकपाल, सॉरी लेखपाल बोल रहा था मैं, लोकपाल है ये। लोकपाल नियुक्त किया जाता है। तो इसका मेन बस का यही है कि अगर कस्टमर की कोई प्रॉब्लम का सुनवाई नहीं हो रहा है, तो कस्टमर अपना प्रॉब्लम यहाँ जाके जा सकता है, और ये फिर चेक करेगा मैटर क्या है, और जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन होगा वो लेगा फिर वो। सर बैंकिंग लोकपाल योजना कब स्टार्ट की गई थी? इसमें देखिए आप बुक में लिखा हुआ है 2006 सर में। 2021 21 में 2006 की में थी। सबसे पहले की गई थी। हाँ जी। अभी जो फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड है, 2018 और जो फिर 2019। अभी जो इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम है वो 2021 में की गई है, पहले 2006 में थी, फिर 18 में हुई। ठीक है, अब इंटीग्रेटेड कर दिया, इंटीग्रेटेड सबको शामिल कर दिया अब इन्होंने, तो वो 2021 में एक इंटीग्रेटेड योजना बना दी गई। तो हमें मतलब 2021 पे राइट करना है ना, जैसे क्वेश्चन हाँ आ जाए। हाँ। ठीक है। कई बार एग्जाम में सवाल भी पूछा था कि ओम्बड्समैन लोकपाल को कौन अपॉइंट करता है, तो आपको बता रखना है आरबीआई अपॉइंट करती है उसको। चैप्टर 14 जो है वो डेब्ट रिकवरी एजेंट के फंक्शंस के बारे में बताता है कि एक रिकवरी एजेंट को क्या फंक्शंस पूरे करने होते हैं। तो आपका जो फंक्शंस है वो है कलेक्टिंग ड्यूज रिसीवल, यानी जो ड्यूज हैं, जिस ड्यूज को कलेक्ट करने के लिए आपको अपॉइंट किया गया है, आप ड्यू कलेक्ट करते हैं किससे? किससे कलेक्ट करते हैं? बोरोवर से, कस्टमर से। है ना। तो जो बैंक ने बोला है उसी हिसाब से ड्यूज कलेक्ट करेंगे, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करके लेकर आना है। फंड रेमिट करना, फंड जो भी आपने कलेक्ट किया उसको जमा करना है। इनिशिएटिंग लीगल एक्शन, अगर बैंक आपको को बोलता है कि एक लीगल नोटिस जो है कस्टमर तक आपको पहुंचाना है, या आपको ऑथराइज किया है बैंक ने लीगल एक्शन लेने के लिए, जैसे कुछ लॉ फर्म होती है ना, उनको भी बैंक अपने साथ जोड़ लेता है कि आप हमारे बिहाफ पर इनको लॉ क्या है लीगल नोटिस भेजेंगे। तो वो लॉ फर्म जो होती है वो भी रिकवरी के लीगल नोटिस भेजती हैं, तो लीगल एक्शन ले सकते हैं। ट्रेसिंग डेटर्स, जो बोरोवर्स मिल नहीं रहे हैं उनको ढूंढना, विजिट के थ्रू, उनके आसपास लोगों से पूछताछ करके, कुछ कई बार इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती है उनका सहारा लेकर भी क्या किया जाता है, बोरोवर्स को ढूंढा जाता है। कंपाइलिंग ओपिनियन रिपोर्ट, ओपिनियन रिपोर्ट मान लीजिए कि कोई कस्टमर है, उसके बाद उसकी रिपोर्ट बनाने के लिए डीआरए को दी गई कि इस कस्टमर का पूरा पता करो, कहाँ पर है, क्या है, क्या कहाँ छिपा हुआ है, किसी से अता पता करके कुछ भी आपने उसकी रिपोर्ट ओपिनियन रिपोर्ट बना के दे दी बैंक को, है ना, पता करा, कोई जहाँ पे काम करता है वहां जाकर मिले, आसपास के लोगों से पूछा, अलग अलग सोर्स यूज किए, और जो भी उसकी रिपोर्ट है वो आपने बना के दे दी, वो ओपिनियन रिपोर्ट है उसकी बोरोवर की। तो ये चैप्टर 14 में आप जो काम करते हैं वही बताया गया है उसके अंदर।
अब है पॉलिसी। चैप्टर 15 और 16 के अंदर हमें पॉलिसी बताई गई है कि हमारी जो पॉलिसी है रिकवरी प्रोसेस की वो क्या है। तो हम तीन चार प्रकार की रिकवरी बताई थी आपको। नॉर्मल, ठीक है, लीगल, एसेट पोजेशन और डिफिकल्ट रिकवरी, है ना। चार रिकवरी आपके सिलेबस में बताई थी, लेकिन हम जो करते हैं वो नॉर्मल होती है। तो नॉर्मल रिकवरी में चैप्टर 15 है ये। नॉर्मल रिकवरी में हम क्या करते हैं? कॉल करते हैं, विजिट करते हैं। तो कॉल करने का आपको तरीका पता है, आपको मालूम है हमें क्या करना है। ठीक है, कॉल करेंगे तो सबसे पहले अपनी आइडेंटिफिकेशन बताएंगे, किसके बिहाफ पर काम कर रहे हैं, अपना ऑथराइजेशन बताएंगे और कॉल का टाइम आपको याद रखना है, विजिट का टाइम आपको याद रखना है। 8 से 7 बजे तक है, यही मेन है इसके अंदर। बाकी आप पढ़ेंगे क्या क्या है। और चैप्टर 16 जो है वो सॉफ्ट स्किल को लेके बताया गया है। सॉफ्ट स्किल में आप कम्युनिकेशन स्किल, लिसनिंग स्किल में पहले ही डीप में पढ़ा चुका हूँ। आपको वीडियो भी भेजी हुई है, उसको भी आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा क्या है उसके अंदर। ठीक है, तो वो ये दो चैप्टर आपको मैंने बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से जितने भी सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे वो सारे इन दो चैप्टर से पूछे जाएंगे। इन चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है। ये दो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पास कराने में बहुत मदद करेंगे ये आपकी। इनको पढ़ना है, इनकी वीडियो भी मैंने आपको भेजी हुई है दोनों चैप्टर की। आप अगर देख, मिल ओके जाएगी सर। आपको, पहले भी भेजी है। ओके। चैप्टर 17 में राइट्स हैं। राइट्स मतलब एक डीआरए के क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं। तो हमने राइट्स पढ़ा था। राइट टू रिटेनर, राइट टू रेम्यूनरेशन, राइट टू कंपनसेशन और राइट टू इंडेमनिटी। तो राइट टू रेम्यूनरेशन ये कहता है इस जितने भी राइट हैं वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार मिले हुए हैं। लेकिन राइट टू रेम्यूनरेशन ऐसा राइट है जिसका जिक्र कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं दिया गया है। और ये जो राइट टू रेम्यूनरेशन है ये इस चीज पे डिपेंड करेगा कि एक डीआरए को काम के बदले क्या मिलेगा। जो डीआरए और बैंक के बीच एग्रीमेंट साइन हो रहा है, इसमें जो टर्म्स कंडीशंस डले हुए हैं उसके अनुसार ही उसको मिलेगा जो भी मिलेगा। ठीक है, ये है। और उसके जो राइट्स हैं, राइट टू रिटेनर जो है, राइट टू रिटेनर ये कहता है कि एक किन कंडीशन में एक डीआरए कलेक्ट किए हुए पैसे को रिटेन कर सकता है अपने पास। लेकिन इस राइट को भी हम क्या करते हैं, स्पेशल एग्रीमेंट के थ्रू उस राइट को हम हटवा देते हैं कि वो किसी भी कंडीशन में पैसा अपने पास नहीं रखेगा, है ना, डिडक्ट नहीं करेगा। बैंक उसको हटा देता है। और राइट टू कंपनसेशन, अगर कोई मान लो इंजरी हो गई उसको, बैंक में काम कर रहा है, बैंक प्रोमाइस में काम करते करते उसको कोई इंजरी हो गई तो वो कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकता है। और राइट टू इंडेमनिटी की, बैंक के लिए फील्ड में गया, फील्ड में कोई डिस्प्यूट हो गया, कस्टमर ने किसी प्रकार का कुछ डिस्प्यूट कर दिया और इंजरी हो गई और उसने लॉफुली काम किया है, किसी प्रकार का अनलॉफुल काम नहीं किया है, तो डीआरए इंडेमनिटी के लिए क्लेम कर सकता है अपने प्रिंसिपल को फिर। क्लियर? ड्यूटीज ऑफ डीआरए, एक डीआरए की ड्यूटी क्या क्या है कि वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा, लॉफुल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। अगर उसके एग्रीमेंट में इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए हैं तो ट्रेड कस्टम को फॉलो करेगा। बढ़ाया था ना, अपने अकाउंट को रेंडर करेगा। रेंडर मतलब जो अकाउंट की अगर कोई रिपोर्ट मांगी है तो वो प्रेजेंट करेगा ऑन डिमांड। इसलिए उसको पहले से सारे अकाउंट को अप टू डेट रखना है। ये ड्यूटी पढ़ाई थी, याद होंगी आप लोगों को, है ना। हाँ जी सर। हाँ, तो इसे पढ़ना आप लोग। चैप्टर 18 को पूरा पढ़ें आप, छोटा सा चैप्टर है। इसमें आपको फेयर प्रैक्टिस कोड दिए हैं कि क्या फेयर काम करने हैं, किस तरीके से काम करना है और क्या नहीं करना है, ये बताया गया है। उसको आप पढ़ लेना, 2-3 पेज हैं बस इसके अंदर। चैप्टर 19 और 20 जो है ना पूरा का पूरा, ये एनबीएफसी को लेके दिया गया है। तो एनबीएफसी का ये चैप्टर है जिसमें आप बैंक में जो पढ़ते हैं सब चीजें उसमें रिपीट हुई हैं कि लोन देता है ये, लैंडिंग कौन कौन से लोन देता है। बस यही है कि एनबीएफसी बैंक की तरह फॉर्मेट नहीं है। एनबीएफसी बैंक की जितनी पावर नहीं रखता है, ये बैंक की तरह अकाउंट नहीं खोल सकता, बैंक की तरह चेकबुक नहीं दे सकता है, लेकिन लोन दे सकता है। और लोन, सभी प्रकार के लोन ये देता भी है। एनबीएफसी का जो चैप्टर है इसमें जो पीछे क्वेश्चंस दिए हैं ना 19 और 20 चैप्टर के, ये क्वेश्चंस आप बिल्कुल पक्के करके जाना, इसमें से कई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। एनबीएफसी ये दो चैप्टर नए ऐड हुए हैं सिलेबस में और इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगातार। आपको ये पढ़ के जाना है पूरा। ठीक है,
हालांकि मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट हैं सारे कवर करा दिए हैं आपको। और NBFC 19 और 20 ये जो चैप्टर हैं, मैं कोशिश करूंगा इनका वीडियो एक बना दूं। मुझे टाइम जब मिलेगा तो मैं आपको भेज दूंगा फिर ग्रुप में, जब भी बना दूंगा। लेकिन ओके। आज का जो वीडियो है वो भी मैं आप लोगों को दे दूंगा, अभी जो कराया है। बट अब आप लोगों की कोशिश ये है कि बुक को आप पढ़ें। बुक नहीं पढ़ेंगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा बहुत ज़्यादा। मैंने तो ब्रीफ में बता दिया है, उसको भी सुनेंगे। इसको सुन लेना पहले, उसके बाद फिर बुक पढ़ लेना। और कोई भी व्यक्ति आप में से गलती मत करना ऐसी कि आप बुक पढ़ना या प्रैक्टिस करना बंद कर दें। अगर आप में से किसी ने सोचा ना कि एग्ज़ाम तो अभी 21 तारीख को है, आराम से कर लेंगे, 20 तारीख को देखेंगे, अगर आपने इस एटीट्यूड के साथ काम किया तो आप फिर समझ लेना बहुत गड़बड़ कर देंगे आप एग्ज़ाम के अंदर। आपको डेली अब पढ़ना है जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। ये डरा नहीं रहा हूँ मैं, वरना एग्ज़ाम का आपको कल कुछ क्वेश्चंस कराए थे ना मैंने, स्क्रीन पे सामने दिखाए थे आपको, आप देख रहे थे ना कैसे क्वेश्चंस थे वो। हाँ अगर आप पढ़ेंगे नहीं और थोड़ा सा भी डाउट आपके मन में हुआ उस टॉपिक को लेकर तो आप गलत कराएंगे फिर। आप क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को। जिस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसी लैंग्वेज में प्रैक्टिस करें शुरू से। किसी के कहने पे चेंज ना करें। आपको बेहतर पता है आप कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग करें उसे। किसी के कहने पे चेंज ना करें, ना किसी के कहने पे डिसीजन लें आप। क्योंकि कोई आपको बोल देगा इंग्लिश में कर लो, इंग्लिश में सही रहता है, लेकिन आपकी इंग्लिश सही है या नहीं ये आपको देखना है। किसी के कहने पे डिसीजन ना लें। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ठीक है। हाँ जी। सर जो अभी क्वेश्चन लिखे थे ना आपने वो सब भेज देना। हाँ हाँ। तो आज हम लोग यहीं पे अपने क्लास एंड करते हैं। और सभी फिर से यही कहूँगा, काम करते हुए पढ़ाई पे ज़रूर ध्यान देना। सब काम में बिजी मत हो जाना, क्योंकि ये एग्ज़ाम अगर आपका पास नहीं होगा तो आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी फिर आगे जॉब में। आपका पैसा भी वेस्ट जाएगा, टाइम भी वेस्ट जाएगा, फिर दोबारा फी भरोगे, सब कुछ वेस्ट होगा। तो इसलिए ये 20 दिन जो आपको बचे हुए हैं जो भी, उस पर पढ़ाई पे फोकस करें हम सब, काम के साथ साथ अपने। सिर्फ काम पे ही मत लगे रहना, ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है ममता? हम्म। करिश्मा, पढ़ाई कर लेना मैडम। हाँ जी सर, पढ़ती हूँ सर ना। हम्म। पढ़ती भी हूँ, सुन भी रही हूँ ध्यान से। हाँ भावना, जी सर। पढ़ाई कर लेना मैडम। ओके सर। और कौन था? शीतल, शीतल का है? सो गई वो बेचारी फिर से। उठा दो उसे कि ट्रेनिंग एंड होने वाली है। तो बोले कि किसी ने बताया नहीं, मैं तो लॉग इन ही रही। चलो बता देना मैडम को ट्रेनिंग एंड होने वाली है अब। हाँ, किसी को कुछ बोलना है, कुछ कहना चाहता है कोई तो बताइए, 2 मिनट है, फिर अदरवाइज क्लास बंद करते हैं। किसी को कुछ मन में अभी भी चल रहा है तो बता सकता है कोई? सर जैसे कोई अब सवाल? आज तो लास्ट ट्रेनिंग है, तो जैसे मान लो हम पढ़ रहे हैं, अगर कोई चीज ना समझ में आए, भूल गए जैसे, नोट तो करके हम रखें आप, रिवीजन क्लास में बताएंगे आपको। और अगर फिर भी कुछ ठीक है ज़्यादा सर। परेशानी हो रही है तो ग्रुप में मैसेज कर देना कि इस चीज़ का मतलब समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है टाइम सर। मिलेगा तो आपको वॉइस भेज देंगे कि क्या है ये। अभी आप ग्रुप तो ठीक। नहीं हटाओगे ना सर? नहीं नहीं, ग्रुप बना रहेगा अभी। ग्रुप बना रहेगा, ग्रुप नहीं हटेगा अभी। एग्ज़ाम तक बना रहेगा। हम तो एग्ज़ाम के बाद भी नहीं हटाते हैं जनरली, बना सर ये रहेगा। रिवीजन क्लास कब होगी फिर? एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले आपके पास मैसेज आ जाएगा जब भी कंडक्ट होगी। ठीक है सर, बट आप ओके सर। रिवीजन क्लास पे डिपेंड रह के ना चले, अपनी पढ़ाई करें आप। रिवीजन क्लास में तो बस हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हमें लगेगी इंपॉर्टेंट है, हम सारा रिवाइज नहीं करेंगे उस दिन। ठीक है। ओके। हाँ। सर डेट तो क्लियर होगी ना 21 तारीख? मोस्ट प्रोबेबली अभी तक 21 तारीख है, कोई चेंजेस आएगा तो ग्रुप में बता देंगे। सर मतलब 21 तारीख से पहले भी हो सकता है, चलिए 21 तारीख के पहले बाद ही नहीं, दिया बाद जाएगा। में हो सकता है। 21 तारीख अभी डेट है, कई बार चेंज कर देते हैं।
आजकल IIBF बहुत फ्रीक्वेंटली डेट चेंज कर रहा है, पिछले 2 एग्जाम में 2 बार डेट चेंज हो गई थी, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अभी 21 मान के चलें। कोई चेंजेस आएगा तो आपको बता देंगे हम लोग, लेकिन आप अपना 21 मान के चलें और अपनी तैयारी करने में लगे रहें आप। सर आप प्रॉपर बता देना क्या लेके जाना है, कैसे जाना वो सब एक रिवीजन क्लास में बताएंगे। बस मैं आपसे यही कहूँगा, कोई व्यक्ति आप में से घर से बाहर है दिल्ली में और अब उसका होम टाउन दूसरी जगह है, तो अपना आधार कार्ड ओरिजिनल मंगा के रख लें आप। ओरिजिनल आधार कार्ड आपको लेके जाना पड़ेगा अपना, ये आप करके रखें। हम्म, चलिए फिर आज अब हम यहीं पे एंड करते हैं। आप सभी जुड़े रहें, ग्रुप लीव ना करें, सर एग्जाम नहीं हो जाता, कोई ग्रुप लीव नहीं करेगा, उसी में इंफॉर्मेशन आएगी आपको। सर हाँ बोले हैं कि हम अपने शॉप पर आपका बैनर वैनर लगा दे, टेम्पलेट सब। हाँ हाँ, लगा दीजिए, मतलब लगा उस दीजिए, जगह बहुत सारे लोग आते रहते हैं बैंकिंग वाले। लगा दो लगा दो, लगा दो, ठीक है, ठीक लगा है देना। सर। बस बाकी थैंक यू सर। कोई भी डिस्कशन हो आप मुझसे ही कराना, खुद मत करना बस। महेंद्र सर थैंक यू वेलकम मैम, क्लास लेने वेलकम, के लिए। वेलकम मैम। चलिए आज यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। बाय बाय एवरीवन।